दोस्तों, आप सभी का आयुष गोयल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। द कल्टिवा कलेक्टिव। काला सागर फैला हुआ था, ली शिमिंग पानी के ऊपर उड़ रहा था। आत्मा कछुए की ढाल से एक हल्की सी चमक निकल रही थी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसे बिना किसी बाधा के पूरी गति से आगे बढ़ने में सक्षम बना दिया। उसके बगल में स्पिरिट कंट्रोल सोल स्प्लिटिंग टेक्निक की मुख्य आत्मा लगभग 3 गुना बड़ी हो गई थी, जिसमें शरीर और सिर की स्पष्ट रूपरेखा थी और सिर पर चेहरे की विशेषताओं की स्पष्ट झलक थी। यह मुख्य आत्मा द्वारा विस्फोट स्थल से नींव स्थापना साधकों की शेष आत्माओं को निगलने का परिणाम था। एक बार उसे मुख्य आत्मा की कमजोरी की चिंता हुई थी, लेकिन अब चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह उड़ान भर रहा था, उसे IBM 15 से पिछले छोटे द्वीप की संरचनाओं पर शोध के परिणाम प्राप्त हो रहे थे। पवित्र बर्फ संप्रदाय का गढ़ आकाश सागर संप्रदाय के क्षेत्र के बहुत करीब स्थापित किया गया था, इसलिए उन्होंने जो संरचनाएं बनाई वे पवित्र बर्फ संप्रदाय के कई महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग करते हुए बहुत सोच समझकर डिजाइन की गई थी। इससे IBM 15 के सारणी ज्ञान आधार का काफी विस्तार हुआ और अध्ययन की एक छोटी अवधि के बाद IBM 15 ने पहले ही द्वीप की संरचनाओं को उनकी संपूर्णता में दोहराया था। द्वीप संरचनाओं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता आंशिक रूप से IBM 15 की दुर्जय कंप्यूटेशनल शक्ति के कारण थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि ली शिमिंग ने उस गुफा निवास में प्रवेश किया था और अपने आध्यात्मिक विचार के साथ संरचनाओं तक पहुंचे थे, जिससे IBM 15 के अनुसंधान के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र हुआ था। ली शिमिंग ने IBM 15 से प्रेषित नव निर्माण ज्ञान को अवशोषित कर लिया और अनजाने में ही वह आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंच गए। उनके गठन ज्ञान का स्रोत मुख्य रूप से यिन शिलान द्वारा दी गई सरणी संरचनाओं की विरासत थी, जो कि सरणी ज्ञान की सबसे व्यापक प्रणाली थी। इसके बाद जब भी यिन शिलान ने उनसे बातचीत की, तो इससे न केवल उसे लाभ हुआ, बल्कि उसकी अपनी समझ भी समृद्ध हुई, क्योंकि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे आकाश सागर संप्रदाय के गठन में महत्वपूर्ण बिंदु थे। हालांकि संप्रदाय के प्रतिबंधों से सीमित होने के बावजूद यिन शिलान ने केवल एक भाग का ही खुलासा किया, जिससे ली शिमिंग को संप्रदाय के गठन की छाया की एक झलक मिल सकी। ली शिमिंग के गठन संबंधी ज्ञान का एक अन्य स्रोत यून का ट्रेडिंग हाउस था, जहां से उन्होंने अव्यवस्थित गठन संबंधी विशाल ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें से कुछ विशेष सरणियों पर शोध के केवल कुछ अंश थे। लेकिन यह इस विशाल ज्ञान का एकत्रीकरण था जिसने उनकी अद्वितीय संरचना प्रणाली का निर्माण किया। IBM 15 के माध्यम से पवित्र बर्फ संप्रदाय से गठन ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी अनूठी गठन प्रणाली ने इसके सबसे महत्वपूर्ण अंतराल को भर दिया। उसके मन में तारों का एक चमकदार क्षेत्र आकार ले रहा था। प्रकाश का प्रत्येक बिंदु उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। हालांकि यह व्यापक नहीं था, फिर भी यह अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांडीय विस्तार था। गठन ज्ञान का प्रत्येक बिंदु तारों के बीच चमक रहा था। उसके मन की स्पष्टता बढ़ गई। अंततः उसे समझ में आ गया कि क्यों वहां अत्यंत जटिल संरचनाएं थीं। उन शक्तिशाली व्यूह रचना मास्टरों के पास IBM 15 की सहायता नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक संप्रदाय के पर्वतीय संरक्षण व्यूह के समान जटिल संरचनाओं को तैयार करने के लिए अपनी स्वयं की गणनाओं और विश्लेषण पर भरोसा किया था। अब तारों के इस क्षेत्र ने उसे एक उत्तर दिया। उसका सारा निर्माण ज्ञान तारों के भीतर पूरी तरह से परस्पर जुड़ा हुआ था। जब तक ज्ञान क्षेत्र से परे नहीं जाता, वह बिना किसी प्रयास के पिछले अनुभव को गणनाओं के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकता था और सीधे निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। यहाँ तक कि जब वह अपनी एपिफानिक अवस्था में थे, तब भी उन्होंने IBM 15 से संपर्क नहीं किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वह IBM 15 की सहायता के बिना अपने द्वारा अध्ययन किए गए किसी भी सरणी के लिए प्रत्येक संरचना नोड के डेटा को समझ सकते हैं। जब भी वह चाहता, अनुभवी विश्लेषणात्मक निर्णय के माध्यम से किसी भी सरणी के प्रत्येक विवरण को समझ सकता था। उसकी चेतना उसके अपने तारामंडल के भीतर विचरण करती थी और प्रत्येक तारामंडल के प्रकाश के साथ मुठभेड़ के साथ उसे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। ऐसा महसूस होता था मानो वह तारामंडल के तारकीय सार का हिस्सा बन गया हो। व्यूह का तारा प्रकाश वह था और वह व्यूह का तारा प्रकाश था। समय का अर्थ समाप्त हो गया और जब ली शिमिंग को थकान महसूस हुई, तो उन्होंने स्वयं को आत्मज्ञान की स्थिति से बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके भीतर दिव्य प्रकाश में तारों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली झिलमिलाहट थी। हम ईगल बीक द्वीप पर पहुंच गए हैं। अंधेरी समुद्री सतह पर उसे एहसास हुआ कि वह ईगल बीक द्वीप के पास है, क्योंकि वह किसी तरह बिना सूचना के वापस लौट आया था। गहन चिंतन में होने के बावजूद उसके अवचेतन ने उसे ईगल बीक द्वीप तक सटीक मार्गदर्शन दिया था। वह यिन शिलान से मिलने के लिए उत्सुक था ताकि यह पता लगा सके कि उसके मन में यह तारा प्रकाश क्या दर्शाता है। लेकिन समय पर नजर डालने पर उसे पता चला कि उसे आइडेंटिटी Z डिस्क के माध्यम से उससे संपर्क करने के लिए अगले दिन दोपहर तक इंतजार करना होगा। वह समुद्र के अंदर के मार्ग से होते हुए सीधे भूमिगत अंतरिक्ष में वापस आ गया। उसे भूमिगत जगह से लगाव बढ़ता जा रहा था। ऊपर का घर तो बस एक दिखावा था। अगर पवित्र हिम संप्रदाय उसे ढूंढने के लिए मामूली पर्वतीय सुरक्षा पंक्ति को तोड़कर भी आता, तो भी वे सिर्फ गुफा वाले घर की ही तलाश करते। जबकि वह भूमिगत स्थान में निगरानी व्यवस्था के साथ बैठा था तथा किसी भी समय घुसपैठियों का पता लगा सकता था तथा उनके आगमन के लिए हमेशा तैयार रहता था। अगर 2 टन से गोल्डन कोर नहीं मारा जा सकता तो 20 टन से, अगर 20 नहीं तो 200 से। भूमिगत जगह में जमीन पर बैठा, वह हाल ही में हुए ऑपरेशन के बारे में सोच रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था।
ईमानदारी से कहूं तो वह हिल गया था। उस गुफा के नीचे 2 टन ठोस विस्फोटक रखे गए थे और जैसे ही विस्फोट हुआ उसने एल्डर बेली और एक फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर को ठोस विस्फोटकों के ठीक ऊपर खड़े देखा। विस्फोट के समय एल्डर बेली और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने विस्फोट की शक्ति को पूरी तरह से झेला। ये कहना कि उन्होंने विस्फोट की शक्ति का 100% अनुभव किया अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गुफा के वातावरण और संरचना सुरक्षा ने विस्फोट को काफी बढ़ा दिया था। विस्फोट जितना सीमित होगा उतनी ही अधिक शक्ति मुक्त होगी। इसके बावजूद एल्डर बेली किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि गोल्डन कोर की ताकत को देखते हुए उनका बाहर निकलना थोड़ा अस्त व्यस्त था। ली शिमिंग का मानना था कि एल्डर बेली की चोटें मामूली थी। चलो पहले देखते हैं कि स्टोरेज बैग में क्या है। ली शिमिंग ने अकल्पनीय बात सोचना बंद कर दिया। गोल्डन कोर कल्टीवेटर उसकी समझ से परे था। उसने पूरी तरह से काले रंग का स्टोरेज बैग निकाला। उन्होंने भंडारण थैले में आध्यात्मिक शक्ति भर दी, लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। टूटा हुआ। उसने एक संभावना पर विचार किया और यह बहुत ही संभावित संभावना थी। उस समय हुए विस्फोट को देखते हुए, 2 टन ठोस विस्फोटकों की ताकत को देखते हुए, यह सौभाग्य की बात थी कि भंडारण बैग राख में नहीं बदला। फिर भी वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आध्यात्मिक विचारों का इस्तेमाल शुरू किया और इस बार आध्यात्मिक विचार स्टोरेज बैग में पहुंचते ही सब कुछ आसानी से हो गया। भंडारण बैग का आकार लगभग 50 घन फीट था और उसके अंदर रखी वस्तुएं उसकी अपेक्षा से कम थी। एक तलवार, एक ढाल, एक छोटी घंटी, एक लकड़ी की उड़ने वाली नाव, 5000 से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 500 से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, साथ ही अमृत गोलियों की कई बोतलें। वहां न तो कोई जेड स्क्रॉल थे, न ही कोई अनावश्यक अव्यवस्था। ये स्पष्ट था कि यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर एक मामूली जुनूनी बाध्यकारी विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति था। स्टोरेज बैग में सभी वस्तुएं बड़े करीने से रखी हुई थीं और कोई भी बेकार वस्तु नहीं रखी थी। ली शिमिंग ने लंबी तलवार निकाली। वह तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास करता था, लंबी तलवारों में गहरी रुचि रखता था और एक नौसिखिया तलवार साधक भी था। यह कोई जादुई कलाकृति नहीं है। क्या ये कोई आध्यात्मिक कलाकृति हो सकती है? तलवार हाथ में पकड़े हुए उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इम्बिंग तकनीकों में शिक्षित होने के कारण वह जादुई कलाकृतियों को गहराई से समझता था। ये तलवार भौतिक आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव और उस पर इम्बिंग तकनीकों के संदर्भ में जादुई कलाकृतियों की श्रेणी से आगे निकल गई। आध्यात्मिक कलाकृति एक प्रकार की जादुई कलाकृति है जिसका उपयोग केवल फाउंडेशन स्थापना साधक ही कर सकते हैं। ये जादुई कलाकृतियों का उन्नत संस्करण है जो आध्यात्मिक विचार द्वारा संचालित होता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक कलाकृति कहा जाता है। बेशक आध्यात्मिक कलाकृति की एक अन्य व्याख्या ये थी कि जादुई कलाकृति में एक आत्मा होती है जो साधक के आध्यात्मिक विचार के साथ प्रतिध्वनित होने में सक्षम होती है, जिससे उसमें अधिक शक्ति होती है। इस समय ली शिमिंग को अपने पास रखी आध्यात्मिक कलाकृति की तलवार में कोई आत्मा महसूस नहीं हुई, हालांकि वह आध्यात्मिक विचार करने में सक्षम था। जिन कुछ फाउंडेशन स्थापना साधकों से उनका सामना हुआ था वे आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग नहीं करते थे। इसका अर्थ था कि केवल कुछ फाउंडेशन स्थापना साधकों के पास ही ऐसी वस्तुएं थीं। वे यून गोल्डन कोर एल्डर बेली के प्रत्यक्ष शिष्य थे। हालांकि एल्डर बेली इस शिष्य को अपने बेटे जितना सम्मान नहीं देते थे, फिर भी वे यून का व्यवहार अधिकांश फाउंडेशन स्थापना साधकों से बेहतर था। यही कारण था कि फाउंडेशन स्थापना साधक गोल्डन कोर एल्डर के शिष्य बनने के लिए लालायित रहते थे। यहाँ तक कि गोल्डन कोर एल्डर से मिलने वाले आकस्मिक पुरस्कार भी वे संसाधन थे जिनका अधिकांश फाउंडेशन स्थापना साधक स्वप्न देखते थे। ली शिमिंग को आध्यात्मिक कलाकृतियों के स्तर का पता नहीं था। ये ज्ञान क्यूई शोधन साधकों के दायरे से परे था। वह संभवतः आध्यात्मिक कलाकृति को इसके बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं ले जा सकता था, क्योंकि इस तरह के खजाने का उत्पादन केवल बड़ी मुसीबत को आमंत्रित करेगा। उसने आध्यात्मिक कलाकृति में थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति संचारित करने का प्रयास किया और तुरंत ही रुक गया, क्योंकि उसकी थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी हलचल के कलाकृति में लुप्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक कलाकृति प्राप्त करने के लिए किसी को फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। उस क्षण आध्यात्मिक कलाकृतियों में उसकी रुचि काफी कम हो गई। नींव स्थापना तक पहुंचने की तो बात ही छोड़िए, उसे ये भी नहीं पता था कि अंतिम चरण की क्यूई शोधन प्रक्रिया से आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा। आध्यात्मिक कलाकृति वाली तलवार को दूर रखते हुए उसने ढाल उठाई, जो भी एक आध्यात्मिक कलाकृति थी। फिर उसने छोटी घंटी उठाई, जो एक और आध्यात्मिक कलाकृति थी, और ढाल और छोटी घंटी दोनों ही रक्षा आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं। अब ली शिमिंग कुछ उलझन में थे। इस फाउंडेशन स्थापना साधक के पास भंडारण बैग में 2 रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, फिर भी उन्होंने विस्फोट में उनका उपयोग नहीं किया था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस फाउंडेशन स्थापना साधक के पास और भी आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक कलाकृतियों की संख्या ही आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग करने से कम चोटें कम हो सकती थी। यह शायद ही कल्पना की जा सकती थी कि खतरे के क्षण में उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। ली शिमिंग ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि वेई युन ने अपने गुरु एल्डर बेली के कारण 2 रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया था। वेई युन एल्डर बेली के पीछे चला गया था, यह विश्वास करते हुए कि एल्डर बेली किसी भी खतरे को रोक सकते हैं। दरअसल एल्डर बेली ने विस्फोट की पहली लहर को रोक दिया था, लेकिन उनकी जादुई कलाकृतियां नष्ट हो गईं और वे घायल हो गए।
ये सोचकर कि गोल्डन कोर निकट ही है, किसी भी क्षण घात लगाने के लिए तैयार, एल्डर बेली ने भागने के लिए रक्त से बचने की तकनीक का उपयोग किया तथा विस्फोट के शेष बल को वेई युन को सहने के लिए छोड़ दिया। बेचारे वेई युन ने किसी भी रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया और विस्फोट तरंगों के संपर्क में आ गए तथा मौके पर ही नष्ट हो गए। इसके बाद ली शिमिंग ने लकड़ी की उड़ने वाली नाव निकाली, जिसका वह उपयोग कर सकते थे। उड़ने वाली नावें एक विशेष प्रकार की जादुई कलाकृति हैं। अधिकांश उड़ने वाली नावों को साधकों को आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है और वे आत्मा पत्थरों या इसी तरह के स्रोतों की ऊर्जा का उपयोग करके उड़ती हैं। उड़न नाव का उपयोग करके यात्रा करने का मतलब आमतौर पर बहुत लंबी दूरी की उड़ान भरना होता था, इसलिए साधक को अपनी सबसे मजबूत स्थिति बनाए रखनी होती थी तथा किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होता था। इसके लिए आवश्यक था कि उड़न नाव साधक के आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न का उपभोग न करे तथा केवल आवश्यक था कि साधक उड़न नाव की गति बढ़ाने के लिए अधिक आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न प्रदान करे। उनके पास जो फ्लाइंग बोट थी वह एक व्यक्ति वाली फ्लाइंग बोट थी। आखिरकार मेरे पास कुछ उपयोगी चीज है, वह मन ही मन हंसा। लेकिन उन्होंने अभी आधा ही बोला था कि अचानक एक गंभीर बात पर विचार करते हुए वे रुक गए। इस फाउंडेशन स्थापना साधक पर एल्डर बेली के साथ, जो गोल्डन कोर स्टेज पर थे, हमला किया गया था। अगर पवित्र बर्फ संप्रदाय को पता चल गया कि उनके पास यह उड़न नाव है, तो क्या परिणाम होंगे? यद्यपि वह लंबे समय से पवित्र बर्फ संप्रदाय के निशाने पर था, लेकिन निशाना बनाए जाने का स्तर अलग अलग था। इससे पहले निशाना बनाए जाने का मतलब केवल हत्यारे भेजना ही था। यदि वह एल्डर बेली की चोटों से संबंधित घटना में शामिल होता, तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि गोल्डन कोर एल्डर व्यक्तिगत रूप से उसके पीछे नहीं आएगा। जहां तक संप्रदाय की सुरक्षा का प्रश्न है, तो वह और भी कम निश्चित था क्या संप्रदाय उसके जैसे एक छोटे मध्य स्तरीय क्यूई शोधन साधक के लिए स्वर्ण कोर साधक को अपमानित करेगा। ये सब क्या झंझट है? वह बुदबुदाया और निराश होकर सारा सामान अपने स्टोरेज बैग में वापस रख रहा था। वह इतना आलसी था कि उसने एलिक्सिर पिल्स की बोतलों की ओर देखा भी नहीं। उनके लेबल पर ऐसे नाम थे जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। संभवतः वे केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए थे। अमृत गोलियां कुछ भी उजागर नहीं करेगी, लेकिन क्या वह एक क्यूई शोधन क्षेत्र साधक ऐसी गोलियों का उपयोग करने का साहस कर सकता है? एक गोली उसे उड़ा सकती थी, एक फाउंडेशन स्थापना साधक जो सहन कर सकता था, वह नहीं कर सका। इस्तेमाल करने लायक चीजें सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स थी। उसने स्पिरिट स्टोन्स निकालकर अलग रख दिए, फिर स्टोरेज बैग को मशीन रूम की जगह में रख दिया ताकि वह गोदाम का काम करे। अब तक वह समझ गया था कि भंडारण बैग क्या था। ये संभवतः एक आध्यात्मिक कलाकृति थी, इसलिए यह आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न पर प्रतिक्रिया नहीं करती थी, लेकिन आध्यात्मिक विचार से आसानी से खोली जा सकती थी। उसने फाउंडेशन स्थापना साधक से प्राप्त लूट का उपयोग करने का साहस नहीं किया, लेकिन पवित्र बर्फ संप्रदाय के 2 अंतिम चरण क्यूई शोधन साधकों से प्राप्त लूट से उसे कोई सरोकार नहीं था। एकत्रित की गई खुफिया जानकारी से एल्डर बेली और फाउंडेशन स्थापना साधक को संदेह हुआ कि 2 अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधकों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया था, इसलिए उनके लिए उनकी वस्तुओं को अपने पास रखना सामान्य बात होगी। जहां तक पवित्र बर्फ संप्रदाय से प्रतिशोध की बात है, जब तक कि यह गोल्डन कोर या फाउंडेशन स्थापना चरणों से नहीं था, तब तक वह इसका सामना कर सकता था। ली शिमिंग ने 2 भंडारण बैग निकाले। ये सामान्य रूप से काम कर रहे थे, उन्हें खोलने के लिए केवल आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न की आवश्यकता थी। अंदर का हिस्सा एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की शैली से मेल खाता था। कुछ वस्तुएं, 2 उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण, दुर्भाग्य से जल गुण और बर्फ श्रृंखला के। उसके पास जल आत्मा मूल का कोई निशान नहीं था। जल गुण वाले उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण, लंबी तलवार का उपयोग करने से उसकी शक्ति कम हो जाती और उसे चलाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न बढ़ जाता। 2 समान जल गुण बर्फ श्रृंखला के शीर्ष श्रेणी के जादू उपकरण ढाल कुल मिलाकर लगभग 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। सौभाग्य से वहां एक चमकदार जेड फ्लाइंग बोट थी, जिससे ली शिमिंग को लगा कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। अपने हाथों में जेड उड़न नाव को पकड़े हुए उन्होंने उस पर पवित्र बर्फ संप्रदाय का चिन्ह देखा, जिसका अर्थ संभवतः ये था कि ये 2 अंतिम चरण वाले क्यूई शोधन साधकों के बजाय संप्रदाय का था। ये सामान्य बात थी, स्वर्गीय सागर संप्रदाय में भी यही बात लागू थी। जब साधकों को किसी मिशन के लिए दूर यात्रा करनी होती थी, तो वे संप्रदाय से उड़न तश्तरी के लिए आवेदन कर सकते थे। फ्लाइंग बोट के लिए आवेदन करने हेतु संप्रदाय को जोखिमों का आकलन करना आवश्यक था। फ्लाइंग बोट महंगी थी और अनुरोध करने पर उपलब्ध नहीं थी। पवित्र बर्फ संप्रदाय के 2 अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधकों के लिए, जो एल्डर बेली द्वारा सौंपे गए मिशन पर थे, पवित्र बर्फ संप्रदाय से उड़ने वाली नाव के लिए आवेदन करना कोई समस्या नहीं थी। हाथ में जेड फ्लाइंग बोट पकड़े हुए हवा में एक ठंडी बर्फीली अनुभूति फैल गई। इस बार ली शिमिंग को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने जेड फ्लाइंग बोट को परिष्कृत करने के लिए ड्रैगन ड्राइंग तकनीक का उपयोग किया। हालांकि ब्लैक स्पैरो विंग उड़ान में मददगार था, लेकिन उड़ने वाली नाव जैसी सुविधा और कहीं नहीं थी। आखिरकार यिन शिलान की तरह उसका भी हमेशा से एक सपना था, बादलों के समुद्र में नाव से सफर करने का। बेशक नौक विहार करते समय चाय पीने के लिए यिन शिलान का साथ होना भी एक आनंददायक अनुभव होगा। जेड फ्लाइंग बोट का शोधन बहुत कठिन नहीं था। संप्रदाय फ्लाइंग बोट को शोधन करना आमतौर पर आसान था। ठीक है, यहाँ स्क्रैप धातु का वह टुकड़ा भी है।
ली शिमिंग ने मजाक में कहा, हालांकि तलवार के आकार की धातु क्षतिग्रस्त दिख रही थी, लेकिन उसमें निहित भयानक आभा ने उसके दिल को अनायास ही कांप दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि तलवार के आकार का वह धातु का टुकड़ा तीसरी श्रेणी का था। तलवार दानव गुप्त मैनुअल की खेती के लिए उनके क्लोन द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीसरे दर्जे के तलवार आधार की तुलना में इस तलवार के आकार की धातु की आभा और भी अधिक तीव्र थी। बेशक तलवार के आकार की धातु असाधारण गुणवत्ता की थी, आखिरकार यह एल्डर बेली की मुख्य आक्रामक जादुई कलाकृति थी। अगर एल्डर बेली की गलतफहमी न होती तो वे अपनी मुख्य आक्रामक जादुई कलाकृति को 2 टन ठोस विस्फोटकों के नजदीकी विस्फोट का सामना कैसे करने देते। परिणाम बहुत भयानक थे। जादुई कलाकृति की आंतरिक संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई, यहाँ तक कि जादुई कलाकृति और एल्डर बेली के बीच का संबंध भी टूट गया। अब ली शिमिंग के हाथ में जो था वह महज तीसरी श्रेणी की मूल धातु सामग्री थी। अपने ज्ञान के आधार पर वह निश्चित रूप से यह नहीं पहचान सका कि वह तीसरी कक्षा की कौन सी सामग्री थी। सामान्यतः प्राथमिक तृतीय श्रेणी सामग्री के अतिरिक्त एक जादुई कलाकृति में उच्च श्रेणी की कुछ सहायक सामग्रियां भी शामिल होती हैं, जो इसे और अधिक विशेषताएं प्रदान करती हैं। तलवार के आकार की धातु की वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि जादुई कलाकृतियां बनाने में सक्षम एक कलाकृति निर्माता भी इसकी सामग्री का सटीक निर्धारण नहीं कर पाता। अकल्पनीय विस्फोट ने पदार्थ को प्रभावित किया तथा उसमें सूक्ष्म परिवर्तन उत्पन्न कर दिए। ली शिमिंग कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे। मूलतः उन्होंने तलवार दानव गुप्त मैनुअल में रुचि खो दी थी, क्योंकि उनके पास एक क्लोन था जो किसी भी तरह से इसकी खेती कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके मन में तलवार दानव गुप्त नियमावली के बारे में कोई विचार नहीं थे। उसके द्वारा विकसित वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल और तलवार दानव गुप्त नियमावली के शरीर शोधन प्रभाव समान थे। वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल में शरीर शोधन के लिए बौद्ध वज्र शक्ति का प्रयोग किया जाता था, जबकि तलवार दानव गुप्त नियमावली बाह्य वस्तुओं पर निर्भर थी। यह बाह्य वस्तु तलवार दानव गुप्त मैनुअल की शक्ति निर्धारित करती थी। उच्च श्रेणी के जादुई औजारों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके विकसित की गई तलवार दानव गुप्त मैनुअल की ऊपरी सीमा उच्च श्रेणी के जादुई औजारों की कठोरता के स्तर पर होती थी। हालांकि यह काफी मजबूत लग रहा था, लेकिन अपने क्लोन के शरीर को देखने और स्वयं वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल प्राप्त करने के बाद ऐसी वृद्धि अनावश्यक थी। अगर उसे उपयुक्त सामग्री न मिली होती तो शायद वह तलवार दानव तलवार शास्त्र पर विचार ही न करता। अब बात अलग थी। तीसरी श्रेणी की धातु का एक टुकड़ा उसके ठीक सामने पड़ा था। क्या यह ऐसा नहीं था मानो स्वर्ग स्वयं चाहता था कि वह तलवार दानव गुप्त नियमावली की साधना करे। स्वर्ग जो कुछ भी प्रदान करता है उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति स्वयं ही दुर्भाग्य का शिकार हो जाएगा। ली शिमिंग तलवार दानव गुप्त मैनुअल से बहुत परिचित थे। उन्होंने अपने क्लोन को हर दिन तलवार दानव गुप्त मैनुअल की साधना करने के लिए नियंत्रित किया, और भले ही उनके मुख्य शरीर ने कभी इसकी साधना नहीं की थी, इस तकनीक के साथ उनकी परिचितता एक गहन उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। उसने तलवार के आकार की धातु को पकड़ लिया और उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति ने तलवार दानव गुप्त मैनुअल द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया, जो उसके शरीर के भीतर व्यापक रूप से प्रसारित हुई और फिर एक बहुत ही अजीब ऊर्जा में परिवर्तित हो गई जो उसके हाथों की हथेलियों में आ गई। तलवार के आकार की धातु के संपर्क में आने पर यह विचित्र ऊर्जा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाती थी, लेकिन आध्यात्मिक विचार से युक्त होने के कारण वह यह महसूस करने में सक्षम था कि तलवार के आकार की धातु अजीब ऊर्जा द्वारा धीरे धीरे घुल रही थी। बेशक यह विघटन अत्यंत धीमा था और तलवार दानव गुप्त मैनुअल की साधना के पहले सत्र के बाद भी तलवार के आकार की धातु पर कोई दृश्य परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी ली शिमिंग महसूस कर सकता था कि अजीब ऊर्जा ने कुछ पदार्थ वापस ला दिया था जो अब उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। यह एक दीर्घकालिक साधना थी और कम समय में कोई परिणाम नहीं देखा जा सकता था। तलवार दानव गुप्त मैनुअल की साधना करने के बाद उन्होंने 2 आत्मा मछलियां खाई और वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल की साधना शुरू की। वह 100% आश्वस्त होना चाहता था कि वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल का तलवार दानव गुप्त मैनुअल के साथ कोई टकराव नहीं होगा। यदि वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल और तलवार दानव गुप्त मैनुअल के बीच कोई संघर्ष था तो उसे एक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, जिसमें शरीर शोधन तकनीकों में से एक को चुनना होगा और दूसरे को छोड़ना होगा। हालांकि स्वॉर्ड डायमंड सीक्रेट मैनुअल नाम में दानव शब्द शामिल है, लेकिन इसका डेविल कल्टीवेटर से कोई संबंध नहीं है। यहाँ दानव का अर्थ इस तकनीक को पारंपरिक स्वॉर्ड कल्टीवेटर से अलग करता है। स्वॉर्ड डायमंड सीक्रेट मैनुअल तलवार से शरीर को और तलवार से शरीर को परिष्कृत करता है, शरीर के भीतर उच्च श्रेणी की धातु को शामिल करता है और इसका उपयोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए करता है। उच्च श्रेणी की धातु कल्टीवेटर के साथ साथ बढ़ेगी और समय के साथ उनका संबंध गहरा होता जाएगा। गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद ये सीधे गोल्डन कोर स्टेज की एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति बन सकती है। बेशक इसे राक्षस भी कहा जाता है क्योंकि इसका दर्शन तलवार साधकों से भिन्न है। तलवार दानव गुप्त मैनुअल में विकसित तलवार का आधार, चाहे उसकी गुणवत्ता कितनी भी उच्च क्यों न हो, सच्चे तलवार साधकों की तरह उड़ने वाली तलवार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हाथ से तलवार चलाने की एक तकनीक है। तलवार दानव गुप्त मैनुअल का तलवार आधार केवल तभी अपनी अधिकतम शक्ति प्रदर्शित करता है जब इसे पकड़ा जाता है, और एक बार कल्टीवेटर से अलग होने पर तलवार का आधार केवल उच्च श्रेणी की सामग्री होती है, जिससे कल्टीवेटर के साथ पारस्परिक वृद्धि खो जाती है।
ली शिमिंग को तलवार दानव गुप्त मैनुअल में सिर्फ अपनी काया को निखारने के लिए दिलचस्पी थी। सिद्धांततः इस निखार के लिए तृतीय श्रेणी धातु का इस्तेमाल करने से उसका शरीर तृतीय श्रेणी धातु के स्तर तक मजबूत हो सकता था। वज्र शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उनके शरीर का प्रत्येक अंग निरंतर सुदृढ़ होता जा रहा था। शैतान ध्वनि कमल के कारण IBM 15 द्वारा उत्पन्न बौद्ध धर्म की ध्वनियां कई गुना अधिक तीव्र थी। इससे उन्हें बौद्ध ध्वनियों से प्रभावित होने से बचने के लिए अपनी चेतना का एक हिस्सा सर्वर रूम में स्थानांतरित करना पड़ा। आइस हॉट जेड थॉट तकनीक ने उन्हें मानसिक प्रभावों के विरुद्ध रक्षात्मक शक्ति प्रदान की तथा ट्रांसफर विधि के साथ मिलकर वे बौद्ध ध्वनियों से अप्रभावित रहने में सक्षम रहे। अधिक तीव्र बौद्ध ध्वनियों से अधिक प्रबल वज्र शक्ति उत्पन्न हुई तथा अवशेष से शुद्ध वज्र शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। उसका शरीर निरंतर बेहतर होता गया। इसमें जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। तलवार दानव गुप्त मैनुअल से उसके शरीर में अवशोषित सामग्री ने वज्र शक्ति के साथ बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। इसके विपरीत ये शरीर शोधन प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रतीत हुआ। इस बार उसकी साधना पहले की किसी भी साधना से अधिक प्रभावशाली थी। वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि यह संयोगवश था या दो शरीर शोधन तकनीकों के बीच पारस्परिक प्रभाव का परिणाम था। ली शिमिंग खड़े हो गए। उनकी हड्डियों से तली हुई फलियों जैसी चटकने की आवाज आ रही थी और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी लंबाई बढ़ गई है। IBM 15 की सटीक गणना के अनुसार उनकी ऊंचाई 1.13 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। अंतिम अभ्यास 5 तत्व QE अवशोषण तकनीक था और जब से उन्होंने आध्यात्मिक विचार किया था, उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा भावर काफी बढ़ गया था, जो पहले से ही QE शोधन चौथी परत के मध्य चरण तक पहुंच गया था। सामान्यतः ऐसे परिणामों के लिए वर्षों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता। उन्होंने 5 तत्व QE अवशोषण तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया और पाया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं था कि कुछ बुरा हो रहा था, बल्कि उनकी साधना की गति फिर से बढ़ गई थी। उन्होंने पहले भी साधना गति पर शोध किया था और स्वर्गीय आत्मा मूल के साथ उनके विभाजित अस्तित्व की साधना गति 100 थी, जो साधना का आधार मानदंड था। फिर जब उनकी अपनी 3 आत्मिक जड़ें, धातु आत्मिक जड़ जिसका मूल्य 81 था के साथ मिलकर विशेष रूप से धातु आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तो सैद्धांतिक रूप से 27 अंकों की अंतिम गति तक पहुंच सकती है। पिछले अध्ययनों में उन्हें केवल 27 के इस सैद्धांतिक मान के जितना करीब संभव हो सके पहुंचना था। इस संख्या को पार करना असंभव था। इस साधना सत्र के दौरान ली शिमिंग ने पाया कि उनकी साधना गति 27.01 तक पहुंच गई थी। साधना पर आध्यात्मिक विचार से हुई वृद्धि के कारण मुख्य तकनीक पंच तत्व QE अवशोषण तकनीक के उनके हाल के अभ्यास ने लगभग 27 का सैद्धांतिक मूल्य प्राप्त कर लिया था। लेकिन आज स्थिति अलग थी। जिस सैद्धांतिक सीमा को वह कभी पार नहीं कर सकता था, उसे उसने आसानी से पार कर लिया। यदि यह संख्या IBM 15 द्वारा गणना नहीं की गई होती, जो गणना में कभी गलती नहीं करता, तो उन्हें लगता कि यह गलत है। आखिरकार ये सैद्धांतिक मान एक साधक की साधना की सीमा को दर्शाता है। अगर कोई साधक सहायता अमृत गोलियां भी ले तो भी वह इस सीमा के करीब ही पहुंचेगा। अन्यथा साधना जगत स्वर्गीय आत्मिक मूलों को इतना महत्व नहीं देता। यदि संसाधन आत्मिक मूलों की कमी की भरपाई कर सकते, तो QE शोधन क्षेत्र के लिए आवश्यक विशाल संसाधनों को संप्रदायों द्वारा बहुत मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें कुछ शिष्यों की साधना का पूर्ण समर्थन करने में कोई समस्या नहीं होती। फिर भी समस्या यह है कि एक साधक के आत्मिक मूल बीज ही उसकी अनुभूति और अवशोषण की सीमाएं निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए ली शिमिंग को ही लीजिए। साधना शुरू करने के बाद से उसने कोई भी सहायक साधना अमृत गोलियां नहीं ली हैं, क्योंकि उसकी अपनी साधना गति काफी तेज थी और उसने साधना के इस पहलू पर विचार नहीं किया। यहाँ तक कि बहुत सारी अमृत गोलियों के साथ और यहाँ तक कि सबसे उच्च श्रेणी के प्रथम श्रेणी के अमृत के साथ गोली के विषाक्त पदार्थों के अवशेषों के बारे में चिंता किए बिना वे अधिकतम उसकी साधना की गति को 27 के सैद्धांतिक मूल्य तक बढ़ा सकते थे। इसके अलावा अन्य प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दिव्य आत्मा मूल वाले लोगों के अलावा अधिकांश साधक कभी भी अपनी सैद्धांतिक अधिकतम साधना गति तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी ये शोध जिसे ली शिमिंग ने निर्णायक माना था, आज उन्होंने ही तोड़ दिया। यद्यपि गति में वृद्धि केवल 0.01 थी, परंतु इसका महत्व बहुत भिन्न था। इसका तात्पर्य यह है कि वह आत्मा की जड़ों के प्रतिबंधों को तोड़ने में सक्षम था तथा अधिक मजबूत साधना प्रभाव प्राप्त कर सकता था। आखिर किस वजह से उसकी साधना गति 27.01 तक पहुंच गई? उसका पहला विचार तलवार दानव गुप्त नियमावली का था। आखिरकार आज की साधना में सबसे महत्वपूर्ण अंतर तलवार दानव गुप्त नियमावली ही थी। तलवार दानव गुप्त मैनुअल ने तीसरे दर्जे की तलवार के आकार की धातु का एक अंश अवशोषित कर लिया और शायद यही वह कारण था जिसने उसकी साधना की गति में सुधार करने में मदद की। बेशक उसका अनुमान हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिसकी पुष्टि नहीं हो सकेगी, क्योंकि भले ही उसकी साधना की गति बाद में बढ़ती रहे, लेकिन ये साबित करने का कोई तरीका नहीं होगा कि इसका तलवार दानव गुप्त मैनुअल और वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल दोनों का एक साथ अभ्यास करने से कोई लेना देना नहीं है। वज्र शरीर संरक्षण दिव्य कौशल के साथ संयोजन में तलवार दानव गुप्त मैनुअल का अभ्यास करना भी आज उनके परिवर्तनों में से एक था। IBM 15 ने चेतावनी जारी की। ली शिमिंग के आध्यात्मिक विचार ने एपिस में जांच की और मॉनिटर के माध्यम से उन्होंने परिचित पन्ना हरे रंग की उड़ती हुई नाव और उस पर खड़ी सुंदर आकृति को देखा। वह जल्दी से अपने गुफा में वापस गया और फिर छोटे पर्वतीय संरक्षण व्यूह को सक्रिय किया।
वह उड़ती हुई नावों के लंगर डालने के लिए बनाए गए घाट पर गया और स्नेह के शरद ऋतु के पानी से भरी उन आंखों के पास गया और उसने यिन शिलान की आंखों में चिंता और खुशी को गायब होते देखा। आप आ गए। ली शिमिंग को लगा कि इस समय उनका मुंह कुछ अनाड़ी सा लग रहा था, जो उस वाक्पटुता से कोसों दूर था जो आइडेंटिटी जेड डिस्क के माध्यम से संवाद करते समय होती थी। उसने यिन शिलान से आती चिंता को महसूस किया और यह महसूस किया कि यह कितनी अच्छी बात है कि कोई उसकी परवाह करता है। मैं यहाँ हूँ। यिन शिलान ने चुपचाप उसकी ओर देखा और धीरे से जवाब दिया। 5 दिन बीत गए, ली शिमिंग की कोई खबर नहीं मिली। पहले तो उसने सोचा कि ली शिमिंग एकांत में है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी चिंता बढ़ती गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बेली जिन यान वाली घटना बीत चुकी है, लेकिन वह जानती थी कि एल्डर बेली इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। पवित्र हिम संप्रदाय के संदेशों से पता चला कि उनके संप्रदाय के कई साधक, जिन्होंने उसे स्वीकार किया था, गायब हो गए थे। यहाँ तक कि आकाश सागर संप्रदाय के भीतर भी हाल के दिनों में कई साधक स्पष्ट रूप से लापता हो गए थे। हालांकि उनमें से कुछ साधक उससे असंबंधित प्रतीत हुए, लेकिन उसने कुछ अज्ञात संबंध महसूस किया और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। इसके अलावा उसने पहचान जेड डिस्क से अपनी पहुंच का उपयोग करके ये पता लगाया कि ली शिमिंग ईगल बीक द्वीप पर नहीं था। इसलिए ली शिमिंग के संपर्क से बाहर होने के कारण वह जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उतनी ही ज्यादा चिंतित होती जाती। इस चिंता ने उसे अपना स्वाभिमान त्यागने पर मजबूर कर दिया और वह हर सुबह ईगल बीक द्वीप के बाहर इंतजार करने आती। पहले अंदर आओ, ली शिमिंग ने एक तरफ हटते हुए कहा। दोनों गुफा के अंदर बैठे और ली शिमिंग ने एक कांच का कप लिया और यिन शिलान के लिए एक कप चाय डाली। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल बेचैन है, मुझे चिंता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, यिन शिलान ने आध्यात्मिक चाय की चुस्की लेते हुए और ली शिमिंग की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मानो वह खुद से कुछ बुदबुदा रही हो। इस समय यिन शिलान अब वह महान परी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें कोमलता और नश्वरता के समान नाजुकता से भर गई थी। मैंने आपको चिंतित कर दिया है, मुझे आपको पहले ही सूचित कर देना चाहिए था, ली शिमिंग ने कुछ पश्चाताप के साथ कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, इस बार मैं गया था। ऐसा मत कहो। यिन शिलान ने उसे बीच में ही टोकते हुए हाथ के इशारे से उसके अगले शब्द को रोक दिया। यिन शिलान ने उसे एक ताबीज दिया, जो रून पैटर्न वाला नहीं था, बल्कि एक धनुष की छवि वाला ताबीज था। इस ताबीज ने ली शिमिंग को अत्यधिक दबाव का एहसास कराया, जो 3rd ग्रेड मेटल से भी अधिक तीव्र था। ऐसा लगा जैसे वह एक स्वर्ण कोर साधक के सामने था। यद्यपि ली शिमिंग केवल क्यूई शोधन के 4थे स्तर पर था, फिर भी उसे एक स्वर्ण कोर साधक को करीब से महसूस करने का अनुभव हुआ। उनके पास भी ऐसा ही एक ताबीज था, जिस पर सफेद जेड कप अंकित था, जो आभा और दबाव में समान रूप से शक्तिशाली था। यह क्या है? ली शिमिंग ने ताबीज नहीं लिया, यह जानते हुए कि यह बहुत कीमती होगा, कल्पना से परे कीमती। वह जानता था कि यह ताबीज जरूर यिन शिलान ने अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। हालांकि उसने यिन शिलान की पृष्ठभूमि के बारे में कभी नहीं पूछा था, लेकिन फ्लाइंग बोट और बेली जिन यान की खोज से उसने अंदाजा लगाया कि उसकी हैसियत बेली जिन यान जैसी ही होगी। यह एक ताबीज का खजाना है, जो एक स्वर्णिम कोर साधक की शक्ति के एक अंश से निर्मित है। इसे अपने साथ रखो और तुम किसी भी खतरे को टाल सकोगे। यिन शिलान ने ली शिमिंग के विचारों को समझ लिया और उसके सामने ताबीज रख दिया और धीमी आवाज में जोर देकर कहा, खुद को बचाने के मेरे अपने तरीके हैं। इसे अपने पास रखो तो मुझे चैन मिलेगा। ली शिमिंग ने सिर हिलाया। मेरे पास अपनी जान बचाने के कई तरीके हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे परेशान मत करो, ठीक है? यिन शिलान ने आंखों में आंसू भरकर विनती की। उसकी आवाज में इतनी कोमलता थी कि ली शिमिंग बेचैन हो गया। ली शिमिंग ने यिन शिलान के दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए ताबीज उठा लिया। उसे ताबीज लेते देख यिन शिलान की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन वह धीरे से हंस पड़ी। एक पल में ली शिमिंग ऐसे चकाचौंध हो गया मानो बारिश से आई परी कन्या को पहली बार देख रहा हो। उसके लिए खिली मुस्कान अब फूलों की तरह चमक रही थी, जिससे बाकी सब कुछ फीका पड़ गया था। धन्यवाद। ली शिमिंग ने हाथ बढ़ाया और धीरे से यिन शिलान का हाथ छुआ, एक ऐसा स्पर्श जिसे वह आमतौर पर करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उस क्षण दिव्य युवती नश्वर क्षेत्र में उतर आई थी और उसकी मुस्कुराहट ने उसे मदहोश कर दिया, जिससे वह आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गया। उनके स्पर्श करते हाथ हल्के से कांप उठे। यिन शिलान ने अपने हाथ वापस नहीं खींचे, उसके चेहरे की लाली उसके शर्मीले दिल को जाहिर कर रही थी। ये गर्मजोशी भरा माहौल काफी देर तक कायम रहा। किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ी, किसी अन्य क्रिया की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 धड़कते दिलों की आवाज ने प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की निकटता का एहसास कराया। ओह, आध्यात्मिक चाय ठंडी हो गई है, ली शिमिंग ने काफी देर बाद अचानक टिप्पणी की। उसकी बातों ने माहौल बिगाड़ दिया। यिन शिलान ने हल्के से हंसते हुए उसे हल्की सी घूर कर देखा। हालांकि यह बात अनकही रह गई, पर उनका रिश्ता थोड़ा और करीब आ गया था। मैं इसका उपयोग कैसे करूं? ली शिमिंग ने यिन शिलान के कप में और अधिक आध्यात्मिक चाय भर दी, फिर ताबीज उठाया और पूछा। वह इस समय औपचारिकता नहीं निभा रहा था, इसे यिन शिलान का एक हार्दिक भाव मान रहा था। जब उसकी हिम्मत होगी तो वह बदले में यिन शिलान के लिए कुछ तैयार करेगा। इसे आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न से सक्रिय करें। इस ताबीज का इस्तेमाल अभी भी 3 बार किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, प्रत्येक सक्रियण के लिए 3 सांसों का समय लगता है, यिन शिलान ने समझाया। ली शिमिंग ने सिर हिलाया। ताबीज का उपयोग काफी सरल था, हालांकि 3 सांसों की तैयारी का समय थोड़ा लंबा था। इसकी शक्ति के बारे में क्या?
उन्होंने पूछा क्योंकि उन्हें पता था कि इस ताबीज में जादुई कलाकृति की कुछ शक्ति है, लेकिन इसके लिए उन्हें यिन शिलान से और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। ताबीज की शक्ति उस जादुई कलाकृति पर निर्भर करती है जिससे वह प्राप्त होता है। इस आकाश फाड़ने वाले धनुष ताबीज का एक भी वार प्रारंभिक और मध्य अवस्था के आधार स्थापना साधकों द्वारा मुश्किल से झेला जा सकता है, और यह अंतिम अवस्था के आधार स्थापना साधकों के लिए भी एक निश्चित खतरा पैदा करता है। यिन शिलान ने धैर्यपूर्वक समझाया। ली शिमिंग आश्चर्य से हौंफ उठा। ताबीज की शक्ति का अंदाजा तो उसे था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वह इतना जबरदस्त होगा। हाथ में ऐसा ताबीज नींव स्थापना के प्रारंभिक या मध्य चरण में 3 साधकों को मारने के लिए पर्याप्त था। यदि ऐसे अनेक ताबीज होते तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का क्या प्रयोजन होता। ताबीज बनाने के लिए किसी कलाकृति की शक्ति का कुछ अंश निकालने की प्रक्रिया से उसकी शक्ति स्थायी रूप से कम हो जाती है, और स्वामी का स्वर्ण कोर भी इसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है। हमारे संप्रदाय के सभी ताबीज वरिष्ठ स्वर्ण कोर साधकों द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए बनाए जाते हैं। यह आकाश फाड़ने वाला धनुष ताबीज एक स्वर्ण कोर साधक के वंशज से आदान प्रदान किया गया था। एक हल्की हंसी के साथ सुंदर यिन शिलान ने ली शिमिंग के विचारों को समझा और अपनी व्याख्या जारी रखी। उसने ली शिमिंग को आकाश फाड़ने वाला धनुष ताबीज उसकी जान बचाने के लिए दिया था, न कि उसे दूसरों को मारने के लिए, इसलिए उसने इसकी बहुमूल्यता के बारे में बताया। ली शिमिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, ये समझते हुए कि एक ताबीज प्राप्त करने के लिए एक गोल्डन कोर साधक और उनकी कलाकृति को स्थायी क्षति सहनी पड़ती है, जो ताबीज के महान मूल्य को दर्शाता है। इसके अलावा यह मान यिन शिलान के गहरे स्नेह का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे उसे उसकी भावनाओं का पर्याप्त भार महसूस होता था। मैं एक अजीबोगरीब मुद्दे पर आया हूं और इस पर आपसे परामर्श करने ही वाला था। ली शिमिंग ने विषय बदलते हुए कहा, यहाँ एक स्टारलाइट सागर बन गया है और मैंने जो भी गठन ज्ञान सीखा था वह स्टारलाइट में बदल गया है। यिन शिलान ने आश्चर्य से भरी हुई बादाम जैसी आंखों से सुना। बेशक वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह ली शिमिंग के साथ ज्ञान प्राप्ति के क्षण के बाद उस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। ली शिमिंग की संरचनाओं के प्रति अविश्वसनीय प्रतिभा को जानते हुए भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह स्टारलाइट सागर को इतनी जल्दी समझ लेगा। आपने स्टारलाइट सागर को समझ लिया है, जो एक एरे मास्टर के लिए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। उच्च स्तरीय एरे मास्टर्स के लिए स्टारलाइट सागर एक पूर्वापेक्षा है, इसके बिना कोई उन्नत संरचनाएं स्थापित नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि आप इसे पहले ही महसूस कर चुके हैं, यिन शिलान ने संरचनाओं पर चर्चा करते हुए गंभीरता से कहा। ऐसा ही है, ली शिमिंग ने सिर हिलाया। उन्नत संरचनाओं के लिए आवश्यक गणनाओं की विशाल मात्रा को स्टारलाइट सागर की मौके पर गणना करने की क्षमता के बिना प्रबंधित नहीं किया जा सकता था। बेशक इसमें उसके पास IBM 15 होना शामिल नहीं था, जो भी एक प्रमुख कारण था कि यिन शिलान उसे बहुत महत्व देता था। स्टारलाइट सागर मिलने से पहले ही उसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंप्यूटेशनल क्षमता थी। स्टारलाइट सागर नई संरचनाओं के लिए बेकार है, इसलिए एरे मास्टर्स को लगातार अध्ययन करने और विभिन्न उच्च स्तरीय संरचनाओं की गणनाओं का प्रबंधन करने के लिए स्टारलाइट सागर में संरचना ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा जोड़ने की आवश्यकता है। अब आप इंटरमीडिएट एरे मास्टर मूल्यांकन लेने के लिए योग्य हैं, आप भविष्य में मेरे साथ मिशन कर सकते हैं। यिन शिलान मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैं पहले संरचनाओं के बारे में अपनी जानकारी मजबूत करना चाहता हूं, ली शिमिंग ने अफसोस से कहा, मानो वह यिन शिलान के साथ मिशन पर काम करने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। इस प्रकार यद्यपि उन्होंने इंटरमीडिएट एरे मास्टर के लिए मूल्यांकन को अस्वीकार कर दिया, यिन शिलान को दोष का कोई संकेत नहीं मिला। ली शिमिंग ने सोचा कि हाल ही में वे बहुत व्यस्त रहे हैं और उनके पास बहुत सारी योजनाएं थीं, जिन्हें इंटरमीडिएट एरे मास्टर के लिए मूल्यांकन लेने से पहले पूरा करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त वह अपनी निम्न साधना स्तर को देखते हुए बहुत अधिक उभर कर सामने नहीं आना चाहता था। यिन शिलान से स्नेहपूर्ण विदाई के बाद दोनों ने एक साथ समय का आनंद लिया, फिर भी वे दोनों जानते थे कि साधकों को अपना समय स्वयं प्रबंधित करना चाहिए। ली शिमिंग ने युनजी को एक संदेश भेजा और सामान का एक बैच ऑर्डर किया। जूनियर ली 1000 माइल म्यूचुअल व्यू की बिक्री अच्छी है, लेकिन एक बार बाजार संतृप्त हो जाए तो आपको स्पिरिट स्टोन से उतनी कमाई नहीं होगी। आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। युनजे की पारंपरिक सलाह जल्द ही आ गई। इससे ली शिमिंग के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युनजे को पता था कि ऐसी सलाह से कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन उनके मित्र के रूप में युनजे फिर भी उन्हें सलाह देने के लिए बाध्य महसूस कर रहे थे। ली शिमिंग अपनी पहचान वाली जेड डिस्क पर संदेश पढ़कर मुस्कुराए। इस युनजे को अपने पिछले जन्म में व्यापार जगत के खतरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ली शिमिंग के पास स्पिरिट स्टोन कमाने के ढेरों तरीके थे। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि योजना पर तुरंत आगे बढ़ा जाए। वो एक भूमिगत स्थान पर वापस लौटा, जहां 3 मृत शरीर और एक तांबे की लाश नीदरवर्ल्ड घोस्ट रियल मेरे के अंदर थी। ये 3 शरीर आधार स्थापना साधक वे यून, एक QE शोधन 7वें स्तर के साधक और एक QE शोधन 8वें स्तर के साधक के थे। फाउंडेशन स्थापना वे यून का शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, केवल कंकाल ही बचा था। इस समय 3 लाशें पूरी तरह से रासायनिक तरल से ढकी हुई थीं, जो यिन शीत आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी में पोषित हो रही थी। ली शिमिंग की चेतना IBM 15 से जुड़ गई। मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग की शक्ति का परीक्षण करने के बाद वह अपनी पिछली योजनाओं के प्रति और भी दृढ़ हो गया। मध्य श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग की शक्ति वास्तव में प्रभावशाली थी,
लेकिन यह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा था। एक एकल मध्य श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग ने लगभग 10,000 स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया, और हालांकि वह स्वयं को काफी धनी मानता था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण राशि थी। इन 10,000 आत्मा पत्थरों में अतिरिक्त संरचनाओं और मंत्रों का भी हिसाब नहीं था। फिर भी एक मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार गैटलिंग एक क्यूई शोधन करने वाले 8वें स्तर के साधक से भी शीघ्रता से नहीं निपट सका, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। समाधान सरल था, मारक क्षमता में वृद्धि की जाए। यदि एक मध्य श्रेणी जादुई हथियार गैटलिंग पर्याप्त नहीं था तो दो, यदि दो पर्याप्त नहीं थे तो और भी अधिक। बेशक एक मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग को नियंत्रित करने के लिए हेरफेर की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि एक तांबे के शव के कई हथियारों के साथ यह अधिकतम 2 को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने IBM 15 के डेटाबेस में एक युवा मेडिकल छात्र की थीसिस देखी थी जो कुछ हद तक अपरंपरागत थी, फिर भी उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। 3 सिर और 6 भुजाओं की चिकित्सा व्यवहार्यता पर एक अध्ययन शीर्षक से ही यह स्पष्ट था कि यह युवा शोधकर्ता कोई साधारण छात्र नहीं था। युवा मेडिकल छात्र को यह प्रेरणा 2 सिर और 4 भुजाओं वाले एक जुड़वा बच्चे को देखने से मिली, जो वयस्क होने तक जीवित रहा। मेडिकल छात्र ने अनुमान लगाया कि क्या 3 सिर और 6 भुजाओं की पौराणिक क्षमता भी संयुक्त जुड़वा विकृतियों से उत्पन्न हो सकती है, और इस विषय पर सैद्धांतिक शोध किया। 3 सिरों और 6 भुजाओं की चिकित्सीय व्यवहार्यता पर एक अध्ययन उसी शोध का परिणाम था। हालांकि शीर्षक किसी किंवदंती जैसा लग रहा था, लेकिन विषय वस्तु बेहद सूक्ष्म थी। इस पेपर को पढ़ने के बाद ली शिमिंग को तांबे के शव को संशोधित करने की दिशा मिली। अपर्याप्त मारक क्षमता का उसका भय, यदि उसके पास 6 मध्य श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग होते तो क्या 180 बर्फ क्रिस्टल गोलियों की प्रति सेकंड की दर एक अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधक के साथ मुठभेड़ का सामना करने में सक्षम होती। IBM Z15 के विश्लेषण के अनुसार तांबे के शव को 3 सिर और 6 भुजाओं वाले शव में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। शरीर परिवर्तन का सबसे मुश्किल हिस्सा अस्वीकृति प्रतिक्रिया थी। अलग अलग शरीर, भले ही वे सभी पहलुओं में एक जैसे हों, फिर भी अप्रत्याशित अस्वीकृति का अनुभव कर सकते हैं। खोपड़ी से जुड़ी सर्जरी का तो जिक्र ही न करें, जो सिर के प्रत्यारोपण के बराबर थी। उसकी पिछली दुनिया में ऐसी सर्जरी से ज्यादा कुछ समय के लिए ही जीवन मिलता था और फिर मौत आ जाती थी। लेकिन ली शिमिंग का मानना था कि वह सफल हो सकता है, क्योंकि उसके परिवर्तन का विषय कोई सामान्य मानव नहीं बल्कि एक तांबे की लाश थी। तांबे के शव को न तो अस्वीकृति प्रतिक्रियाओं की चिंता थी और न ही सर्जरी के असफल होने का खतरा। बुरी से बुरी स्थिति में उसे उसके मूल रूप में वापस लाया जा सकता था। नीदरवर्ल्ड घोस्ट रियल में रे के साथ तांबे के शव को हुई किसी भी क्षति को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। इस यात्रा में उसे उन्नत अवस्था वाले ची शोधन साधकों से 2 पूर्ण शव प्राप्त हुए थे, जिनसे उसे अपने संशोधनों के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त हुई। शवों को एकत्रित करते समय उसने उन पर उपयुक्त परिरक्षकों का प्रयोग किया था। तांबे के शव को आधिकारिक रूप से संशोधित करने से पहले ली शिमिंग ने पहले इसे मजबूत करने की योजना बनाई। सौभाग्य से उसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का कंकाल भी मिल गया था, जो तांबे के शव की हड्डियों की जगह ले सकता था। नेदरवर्ल्ड घोस्ट रियल में रे के माध्यम से एकीकरण के बाद तांबे का शव और भी मजबूत हो जाएगा। संपूर्ण आधार पाताल लोक भूत क्षेत्र सरनीक था। इसकी सहायता के बिना और रेनफियर से प्राप्त शव शोधन संशोधन की गुप्त तकनीक के बिना वह इस दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता। तांबे के शव को यांत्रिक स्थान में ले जाया गया और तृतीय श्रेणी तलवार आधार को एक बार फिर सर्जिकल स्केलपेल में बदल दिया गया। तांबे के शव की वर्तमान रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए, जब तक कि यह तीसरे दर्जे की तलवार का आधार न हो, शायद केवल एक आध्यात्मिक कलाकृति ही इसे आसानी से भेद सकती है। यद्यपि उसके पास आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, परंतु उन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति का अभाव था। उसके हाथों में आध्यात्मिक कलाकृतियां कचरे से बेहतर नहीं थीं। तृतीय श्रेणी तलवार आधार वास्तव में श्रेष्ठ था, क्योंकि यह आध्यात्मिक शक्ति की किसी भी सहायता की आवश्यकता के बिना केवल अपनी भौतिक गुणवत्ता के साथ तांबे के शव की रक्षात्मक शक्ति को आसानी से भेद सकता था। ली शिमिंग ने यह देखने के लिए कि उनका विचार सफल हो सकता है या नहीं, पैर की हड्डी के एक टुकड़े से प्रयोग शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज शव की पैर की हड्डी को तांबे के शव से बदल दिया और सर्जरी बहुत जल्दी पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने तांबे के शव को मशीन रूम की जगह से बाहर निकाला और वापस नीदरवर्ल्ड घोस्ट रियल में ले गए। तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक वस्तु और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न भूत डोमेन स्थान के साथ बनाई गई ऐसी सरणी ने क्यूई रिफाइनिंग दायरे तांबे के शव को बढ़ाने को बेहद सरल बना दिया। यदि तांबे के शव की अंतर्निहित अवशोषण और समलन सीमाएं न होती, तो अकेले पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी तांबे के शव को तेजी से लोहे के शव के स्तर तक बढ़ा सकती थी। नीदरवर्ल्ड घोस्ट रियल में रे के भीतर बिताए गए कई महीनों में तांबे की लाश क्यूई रिफाइनिंग 7वें स्तर से 8वें स्तर की ताकत तक आगे बढ़ी, जिसने नीदरवर्ल्ड घोस्ट रियल में रे की दुर्जय शक्ति को दिखाया। लेकिन यह इस समय था कि ली शिमिंग ने वास्तव में पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी की दुर्जय शक्ति की खोज की, क्योंकि उन्होंने तांबे के शव पर प्रतिस्थापित पैर की हड्डी पर एक परिवर्तन गुप्त तकनीक लागू की। तांबे के शव की प्रतिस्थापित पैर की हड्डी को परिष्कृत शव की हड्डी में बदलने में 10 मिनट से भी कम समय लगा, जो पूरी तांबे के शव की हड्डियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई। ली शिमिंग ने पैर की हड्डी की मजबूती जांची। वह साफ तौर पर बाकी हड्डियों से ज्यादा सख्त थी और एक स्तर ऊपर लग रही थी। हालांकि वह आयरन कॉर्प्स लेवल की हड्डी के स्तर तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन उससे ज्यादा दूर भी नहीं थी।
प्रारंभिक प्रयोग से उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ और उन्होंने तांबे के शव की हड्डियों को चरणबद्ध तरीके से बदलना शुरू कर दिया। पैरों से लेकर सिर तक उसने खोपड़ी को भी सावधानी पूर्वक अलग किया और फिर उसे वापस लगाया। मशीन रूम की जगह के कारण ही ऐसी सूक्ष्म स्तरीय सर्जरी करना संभव हो पाया, अन्यथा यदि ऐसी सर्जरी बाहरी दुनिया में की जाती तो विफलता की दर बहुत अधिक होती। यहाँ तक कि तांबे के शव के लिए भी उसके मस्तिष्क का स्थान वह होता है जहाँ शोधन करने वाली आत्मा निवास करती है। एक छोटी सी दुर्घटना शोधन करने वाली आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है, जो सीधे तांबे के शव की आत्मा को नष्ट कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप खोपड़ी पर सर्जरी की विफलता का उच्च जोखिम होता है। परिवर्तन की गुप्त तकनीक क्या कहती है, इस पर एक नजर डालने से इसकी पुष्टि हो सकती है। परिवर्तन की गुप्त तकनीक तांबे के शव के सिर को बदलने के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देती है, क्योंकि यह चेतावनी पूर्ववर्तियों की विफलता की बहुत अधिक दर से उत्पन्न होती है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करती है। ली शिमिंग साहसी लग सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम सावधानीपूर्वक गणना पर आधारित था। प्रत्येक हड्डी के आदान प्रदान के लिए वह परिवर्तन की गुप्त तकनीक को लागू करने के लिए तांबे के शव को नेदरवर्ल्ड घोस्ट रियल मेरे के घोस्ट डोमेन के भीतर रख देते थे। एक बार जब तांबे के शव ने परिवर्तन का पहला चरण पूरा कर लिया तो उसमें अभी भी क्यूई शोधन के 8वें स्तर की आभा थी, लेकिन इसके अंदर एक कंकाल छिपा था जो क्यूई शोधन के चरम पर था और लोहे के शव के करीब पहुंच रहा था। ये कंकाल पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी के भीतर तांबे के शव की उन्नति को तेज कर देगा और तेजी से लोहे के शव में बदल जाएगा। हालांकि ली शिमिंग निश्चित रूप से तांबे की लाश को लोहे की लाश की ओर बहुत तेजी से बढ़ने नहीं देंगे, चूंकि तांबे की लाश उनकी जीवन बदल लाश नहीं थी, इसलिए शक्ति अंतर की नियंत्रणीय सीमा क्यूई शोधन क्षेत्र के भीतर थी। उस क्षेत्र को पार करने पर शोधन शव रक्त वाचा का विरोध कर सकता था या बलपूर्वक उससे मुक्त भी हो सकता था और गुरु के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर सकता था। परिवर्तन के दूसरे चरण में आगे बढ़ते हुए तांबे के शव को एक बार फिर मशीन रूम स्थान में लाया गया, इस बार 2 अंतिम चरण क्यूई शोधन शवों के साथ। त्रिशीर्षीय रूपांतरण की शुरुआत 7वीं ग्रीवा कशेरुका से 2 अतिरिक्त गर्दन कशेरुकाओं को अलग करने से हुई, जो निचली रीढ़ को साझा करती है। साथ ही 2 शवों की पेल्विक हड्डियों को अधिक भुजाओं को सहारा देने के लिए अधिक मजबूत स्कैपुला बनाने के लिए रूपांतरित किया गया। यद्यपि तांबे की लाश अत्यंत मजबूत पुनर्योजी क्षमताओं वाली एक परिष्कृत लाश थी और उसमें पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी की उपस्थिति थी, लेकिन परिवर्तन में दोषों ने तांबे की लाश को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया। फिर भी उन्होंने प्रत्येक तंत्रिका, प्रत्येक शिरा, यहाँ तक कि सबसे छोटी केशिकाओं को भी सावधानीपूर्वक जोड़ने पर जोर दिया। तांबे के शव के 3 सिर, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने 2 हाथों को नियंत्रित कर रहा था, मूल सिर के लिए कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 अतिरिक्त सिरों से जुड़ी जटिलता कल्पना से परे थी। सौभाग्य से ली शिमिंग ने अपनी चेतना का उपयोग करते हुए मशीन रूम में सर्जरी की और सूक्ष्म स्तर की सटीकता के साथ केवल जटिलता ही शेष रह गई, कोई कठिनाई नहीं हुई। 2 अतिरिक्त सिर, 4 भुजाओं के साथ, हड्डी से लेकर तंत्रिका और मांसपेशी तक सभी जुड़े हुए थे। उस मेडिकल स्नातक छात्र ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी काल्पनिक, अस्पष्ट थीसिस को ली शिमिंग द्वारा किसी अन्य दुनिया में साकार किया जाएगा। ली शिमिंग ने कॉस्मेटिक सिलाई तकनीक से त्वचा को सिल दिया तथा इसे अपने शल्य चिकित्सा कौशल को निखारने का अभ्यास माना। बेशक यह ज्यादातर उसकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन था, दर्शकों की अनुपस्थिति के बावजूद सर्जन के रूप में उसका पिछला जीवन एक ऐसा पेशा था जिससे उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। अब न केवल उसके पास शल्य चिकित्सा की क्षमताएं थीं, बल्कि उसने एक ऐसा मानक भी हासिल कर लिया था जो उसके पिछले जीवन में अप्राप्य था। 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले तांबे के शव को पाताल लोक भूत क्षेत्र व्यू में भेज दिया गया। ये शल्यक्रिया केवल रूपांतरण का आधार थी और अब पाताल लोक भूत क्षेत्र व्यू के साथ रूपांतरण की गुप्त तकनीक के संयोजन के प्रभावों को देखने का समय आ गया था। ली शिमिंग लगातार यिन शीत शक्ति से युक्त रून का प्रयोग कर रहे थे, जो तांबे के शव के उन हिस्सों पर उतर रहे थे जिन्हें रूपांतरित किया जा रहा था। पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी के भूत क्षेत्र के भीतर यिन शीत आध्यात्मिक शक्ति तांबे के शव के शरीर में उमड़ पड़ी तथा परिवर्तन गुप्त तकनीक रूनों द्वारा चिन्हित स्थान की ओर बढ़ गई। तांबे के शव के मुख्य सिर की आंखें भूतिया नीली लपटों से धधक रही थीं, जो यिन शीत शक्ति की विशाल मात्रा के प्रवेश के साथ और भी अधिक प्रबल हो गई। ठीक उसी समय भूतिया नीली लपटों की 2 लपटें फूट पड़ी और दोनों सिरों की ओर उड़ चली। इसके तुरंत बाद दोनों ओर के सिरों की आंखें एक साथ खुल गईं और उनके भीतर वही भूतिया नीली लपटें टिमटिमा रही थीं। ये शव शोधन आत्मा की लपटों का प्रकाश था। ली शिमिंग ने तांबे की लाश के आत्मा रूपांतरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह तांबे की लाश की एक सहज क्षमता थी। हालांकि इस प्रक्रिया में सहायता के लिए परिवर्तन की गुप्त तकनीक उपलब्ध थी, ये केवल एक पूरक विधि थी। वास्तविक परिवर्तन तांबे की लाश द्वारा स्वयं ही स्वायत्त रूप से पूरा किया गया था। तांबे के शव के परिवर्तन में सहायता करने के लिए ली शिमिंग ने एक तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु नेदरवर्ल्ड घोस्ट रियल मेरे द्वारा निर्मित घोस्ट डोमेन वातावरण प्रदान किया था और यहाँ तक कि 3 सिरों और 6 भुजाओं की सबसे नाजुक नसों और रक्त वाहिकाओं को भी जोड़ा था। यह तांबे के शव के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता था तथा वह उस मार्गदर्शन के बाद स्वायत्त रूप से अपने अंतिम परिवर्तन को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही शव शोधन आत्मा की रोशनी बगल के सिरों की आंखों में दिखाई दी, ली शिमिंग की सबसे बड़ी चिंता गायब हो गई और उसकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें अनायास ही ढीली पड़ गईं। तांबे की लाश को पाताल लोक के भूत क्षेत्र में काफी समय तक रहना होगा। शाम तक ली शिमिंग को लगा कि वह कुछ भूल गया है।
ये सही है, मैंने फेयर को कोई संदेश नहीं भेजा। उसे अभी अभी यह महत्वपूर्ण बात याद आई। उन्होंने अपना संचार टोकन निकाला जिसमें रेनफियर के कई संदेश थे। बड़े भाई, मेरी नई कहानी कहाँ है? बड़े भाई, जब आप चले गए तो एक शब्द भी नहीं बोला, मैं गुस्से में हूँ। शरारती दोस्त, तुम कब वापस आ रहे हो? अल्पविराम। बड़े भाई, क्या आप वापस आ गए? यह संदेश दोपहर को प्राप्त हुआ था। मुझे पता है कि तुम वापस आ गए हो, तुमने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? 1 घंटे बाद भेजा गया। उस समय ली शिमिंग तांबे की लाश को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने संचार टोकन की जांच नहीं की थी। मैं आज ही वापस आया हूँ, मैं बस साधना कर रहा था। ली शिमिंग ने तुरंत एक संदेश भेजा। कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शायद रेन फेयर व्यस्त था क्योंकि उसने संदेश नहीं देखा था। रेन फेयर पिछले कुछ दिनों से ली शिमिंग के बारे में चिंतित होने के कारण गुस्से में थी, इसलिए उसने अपनी बहन यिन शिलान के साथ संपर्क बनाए रखा था और गुप्त रूप से ली शिमिंग के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रही थी। आज दोपहर में जब उसने अपनी बहन यिन शिलान से संपर्क किया तो उसने पाया कि यिन शिलान बहुत अच्छे मूड में है। अत्यंत चतुर होने के कारण उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ली शिमिंग वापस आ गया है, इसलिए उसने उससे संपर्क करने की पहल की। हालांकि ली शिमिंग ने उसके संदेश का जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ली शिमिंग संप्रदाय में वापस आया, उसने उसकी बहन यिन शिलान से संपर्क किया और एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, रेन फेयर के दिल में उठने लगी। रेन फेयर ने कभी ईर्ष्या महसूस नहीं की थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी ही बहन से ईर्ष्या महसूस करेगी। उसने अपनी भावना को दूर करने की कोशिश करते हुए जोर से अपना सिर हिलाया। वह बुरा आदमी ली शिमिंग। जैसे ही उसने अपने हाथों में संचार टोकन देखा, उसने सोचा कि अगर ली शिमिंग बस कुछ शब्द और बोले तो वह उसे माफ कर देगी। ली शिमिंग को रेन फेयर के विचारों का कोई पता नहीं था क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से तांबे की लाश के परिवर्तन की प्रगति में व्यस्त था। रेन फेयर ने दृढ़ता के साथ अपना संचार टोकन दूर रख दिया। उसकी बड़ी आंखें टिमटिमा रही थी, पुतलियां बेचैनी से घूम रही थी। अगर कोई उसका करीबी मौजूद होता तो वह समझ जाता कि वह फिर से कोई शरारत करने वाली है। अगली सुबह तांबे की लाश भूत क्षेत्र के वातावरण से उठ खड़ी हुई और तीनों सिर तेज हवाओं और शक्तिशाली लहरों के बल के साथ आकाश की ओर उठे, मानो पुनर्जन्म का स्वागत कर रहे हो। ली शिमिंग ने जल्दी से तांबे के शव के साथ रक्तवाचा की जांच की। कोई समस्या नहीं थी और वह अभी भी तांबे के शव को नियंत्रित कर सकता था। उसकी चेतना तांबे के शव के शरीर में प्रवेश कर उसकी वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करने लगी। मुख्य सिर 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले तांबे के शव पर हावी था तथा जोड़े गए सिरों की बुद्धिमत्ता मुख्य सिर की तुलना में काफी कम थी। ली शिमिंग को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि क्या 2 नए सिर जोड़ने से तांबे की लाश की गुणवत्ता प्रभावित होगी। तांबे के शव के लिए कच्चा माल एक एकल आत्मा जड़ बीज प्रतिभाशाली शव था। एकल आत्मा जड़ बीज के साथ बेलीजिन यान को देखकर, जबकि बेलीजिन यान एकल आत्मा जड़ बीज के साथ सभी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, यह उससे स्पष्ट है कि एकल आत्मा जड़ बीज की प्रतिभा कितनी चौंकाने वाली हो सकती है। एक एकल आत्मा जड़ बीज प्रतिभा के शरीर से बना एक शव शोधन आध्यात्मिक शक्ति की अवशोषण दर सुनिश्चित करता है जो शव शोधन की विकास गति को बनाए रख सकता है। ये जानना जरूरी है कि जंगल में प्राकृतिक रूप से शव शोधन होता है, लेकिन ऐसे भौतिक शोधक 100 वर्षों में तांबे का शव नहीं बन सकते, न ही एक सहस्राब्दी में लोहे का शव, जब तक कि मूल शरीर भी एकल आत्मा मूल बीज वाला एक साधक न हो। एक साधक के लिए आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की एकल आत्मा मूल बीज की प्रतिभा के बिना एक शव शोधन साधना योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी विकास गति साधकों की तुलना में बहुत धीमी है। शायद साधकों की 3 पीढ़ियों के बाद ही शव शोधन QE शोधन क्षेत्र के ताम्र शव चरण तक पहुंचेगा। ऐसे शव शोधन का क्या उपयोग है? हालांकि ली शिमिंग की चिंताएं हकीकत नहीं बनी। हालांकि कंकाल बदल दिया गया था, लेकिन तांबे की लाश का मुख्य शरीर अभी भी वही स्वर्गीय आत्मा मूल था और इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। नए जोड़े गए सिर, यद्यपि मुख्य सिर की तुलना में आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में स्पष्ट रूप से धीमे थे, फिर भी कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी, क्योंकि 2 सिर और 2 भुजाओं का बोझ तांबे के शव के लिए अभी भी सहनीय था। 2 सिर और 2 भुजाओं के जुड़ने से तांबे के शव की वृद्धि दर धीमी हो जाएगी। तांबे के शव को नए सिरों और भुजाओं को धीरे धीरे आत्मसात करने में काफी समय लगा। अंततः वह स्वर्गीय आत्मा मूल की आध्यात्मिक शक्ति की अवशोषण दर से मेल खा गया। तब तक तांबे के शव का विकास धीमा हो जाएगा, लेकिन पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी के स्थान पर और ली शिमिंग केवल QE रिफाइनिंग चौथे स्तर पर उसके पास तांबे के शव को बढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त समय था। 2 नए प्रमुखों का जुड़ना हालांकि बहुत बुद्धिमान नहीं था, फिर भी एक अच्छी बात थी। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के मुख्य प्रमुख के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया। यह समझने योग्य था क्योंकि नए सिरों में आत्माएं मुख्य सिर से ली गई थी, जिससे एक स्वाभाविक स्वामी सेवक संबंध बना। फिर उसने तांबे के शव से उसकी भुजाएं हिलाने को कहा और शुरू में 6 भुजाएं संभालना उसके लिए थोड़ा अजीब लगा। सौभाग्यवश चारों नई भुजाएं 2 नए सिरों द्वारा नियंत्रित थीं और कुछ समय तक उनका अभ्यस्त होने के बाद तांबे का शव अब सभी 6 भुजाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि तांबे के शव की जन्मजात लड़ाकू प्रवृत्ति ने उसे युद्ध के लिए जन्म दिया, चाहे वह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो या साधकों द्वारा परिष्कृत किया गया हो। लड़ना ही उनके अस्तित्व का उद्देश्य था। 3 सिर और 6 भुजाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि यदि इसे अधिक विचित्र शरीर भी दिया जाए तो ये शीघ्रता से इसका उपयोग कर सकता है और इसे युद्ध के लिए एक हथियार में बदल सकता है।
ली शिमिंग ने तांबे के शव को पाताल लोक भूत क्षेत्र सरणी के भीतर छोड़ दिया ताकि वह लगातार अपने शरीर को अनुकूलित कर सके। यून के ट्रेडिंग हाउस से 50,000 स्पिरिट स्टोन का ऑर्डर उनकी पूरी क्षमता के साथ भी वितरित होने में 5 दिन लगेंगे, और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण भागीदार था जिससे उसे कतार में आगे निकलने की अनुमति मिली। वह बस सामान के वापस आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह नवनिर्मित तांबे के शव को पूरी तरह से हथियारबंद करना शुरू कर सके। शाम के समय ली शिमिंग ने एक बार फिर संचार उपकरण निकाला और रेन फेयर को संदेश भेजा, लेकिन रेन फेयर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद के दिनों में वह रेन फेयर से संपर्क करने में असमर्थ रहे। वह रेन फेयर की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंतित हो गया, लेकिन उसने पाया कि चिंता करने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि रेन फेयर कहाँ रहता है या यहाँ तक कि रेन फेयर किस संप्रदाय से संबंधित है। संपर्क का एकमात्र तरीका संचार उपकरण था। संचार उपकरण से संपर्क न हो पाने के कारण वह केवल अपनी चिंताओं को दबा सकता था तथा किसी भी परेशानी से निपटने के लिए रेन फेयर की बुद्धिमत्ता और पृष्ठभूमि पर विश्वास कर सकता था। रेन फेयर से संपर्क टूटने के चौथे दिन यिन शिलान ने एक संदेश छोड़ा जिसमें बताया कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और वह कुछ समय के लिए संपर्क से बाहर रहेगी तथा वापस आने पर उसे सूचित करेगी। इसके तुरंत बाद यून के ट्रेडिंग हाउस से ऑर्डर किए गए मिड ग्रेड मैजिक वेपन गैटलिंग के 5 सेट आ गए और ली शिमिंग एक बार फिर व्यस्त हो गए। उनके पूर्व अनुभव के कारण 5 मिड ग्रेड मैजिक वेपन गैटलिंग की उत्पादन गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा संरचनाओं में उनकी बढ़ी हुई निपुणता के कारण मिड ग्रेड मैजिक वेपन गैटलिंग की मौजूदा संरचनाओं में सुधार हुआ। 3 दिनों में 5 मिड ग्रेड मैजिक वेपन गैटलिंग का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया और यहां तक कि मूल गैटलिंग में भी सुधार किया गया। मध्य श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग की शक्ति को क्यूई शोधन के 7वें स्तर के अंतिम चरण तक बढ़ाया गया, जो क्यूई शोधन के 8वें स्तर की शक्ति के करीब पहुंच गया। तांबे के शव का शरीर स्थिर हो गया और परीक्षणों से पता चला कि मध्य श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग का उपयोग किए बिना भी 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले तांबे के शव की युद्ध शक्ति में कम से कम 30% की वृद्धि हुई। युद्ध क्षमता में यह वृद्धि केवल 3 सिर और 6 भुजाओं के कारण ही नहीं थी, बल्कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की हड्डियों से भी वृद्धि हुई थी। ली शिमिंग ने यह भी सोचा कि क्या गोल्डन कोर साधक की हड्डियों को प्राप्त करने से तांबे के शव की युद्ध शक्ति सीधे लोहे के शव के बराबर हो जाएगी। बेशक ये सिर्फ एक विचार था। गोल्डन कोर साधक की हड्डियों को प्राप्त करने में कठिनाई का उल्लेख नहीं करना चाहिए। भले ही वह उन्हें प्राप्त कर ले, वह तांबे के शव की ताकत में इतनी भारी वृद्धि की अनुमति देने का साहस नहीं करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने संप्रदाय के लिए अच्छे कर्म अर्जित करने के लिए फिर से संप्रदाय सरणी मिशनों को शुरू किया। आध्यात्मिक पत्थर से संबंधित कार्यों में उसकी रुचि बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये दिन ज्यादा दिन नहीं टिके क्योंकि एक संदेश के कारण उन्हें अपने सारे काम रोकने पड़े। बड़े भाई, किंगी द्वीप पर आओ और मुझे बचाओ। रेन फेयर, जो इतने लंबे समय से ऑफलाइन था, ने फिर से संपर्क खोने से पहले संचार उपकरण के माध्यम से एक संदेश भेजा। यह संदेश देखकर ली शिमिंग बहुत उलझन में पड़ गए। यद्यपि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि संचार उपकरण की सीमा कितनी दूर तक फैली हुई है, लेकिन किंगी द्वीप के स्थान की जांच करने के बाद वह लगभग निश्चित हो गया कि किंगी द्वीप संचार सीमा से बाहर है। क्योंकि किंगी द्वीप समुद्र की गहराई में था, स्वर्गीय सागर रेखा के बहुत करीब, एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधक ही पहुंच सकते थे। हालांकि प्रभावशाली, उन्होंने उपकरण के कार्य सिद्धांत का भी विश्लेषण किया जिसमें संप्रदाय संरचना का उपयोग किया गया था, लेकिन यह संभव था कि अन्य संप्रदायों की संरचनाओं और आकाश सागर संप्रदाय की संप्रदाय संरचना के बीच कुछ संबंध था, इसलिए संभावित पारस्परिक संचार था। फिर भी किंगी द्वीप संप्रदाय गठन की सीमा से बहुत दूर था, निश्चित रूप से संचार सीमा से भी परे था। हालांकि अपने संदेह के बावजूद ली शिमिंग स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि रेन फेयर इस दुनिया में उसके कुछ दोस्तों में से एक था। वह सबसे पहले ईगल बीक द्वीप पर लौटा और भूमिगत स्थान से तांबे की लाश वापस लेने के बाद तुरंत वहां से जाने की तैयारी करने लगा। किंगी द्वीप पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसने जेड फ्लाइंग बोट निकाली। पवित्र बर्फ संप्रदाय द्वारा निशाना बनाए जाने की बात तो दूर, अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। रेन फेयर किंगी द्वीप पर एक साफ चट्टान पर बैठी थी, अपने पतले पैरों को आगे पीछे झुला रही थी, कुछ उबी हुई लग रही थी। समय को देखते हुए बड़े भाई को मेरा संदेश मिल जाना चाहिए था और वह जल्द ही तैयारी शुरू कर देगा। अगर वह नहीं आया तो मैं उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज कर दूंगी, उसने दूर देखते हुए धीरे से कहा। एक बार फिर वह बिना किसी को बताए घर से भाग गई और संप्रदाय छोड़ दिया। उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात साबित करने की जरूरत थी कि ली शिमिंग उसकी परवाह करता है। इसी प्रमाण के लिए वह इस अत्यंत खतरनाक समुद्री क्षेत्र में आई थी। बेशक हालांकि रेन फेयर चंचल और शरारती थी, फिर भी वह अपनी सीमाएं जानती थी। किंगी द्वीप आधार स्थापना साधकों की रक्षा पंक्ति से लगभग कई सौ बैली की दूरी पर स्थित था। यहाँ कोई भी द्वितीय श्रेणी का समुद्री जानवर प्रकट नहीं होगा, उन्हें रक्षा करने वाले आधार स्थापना साधकों और सहायक क्यूई शोधन साधकों द्वारा मार दिया जाएगा। अधिक से अधिक यहाँ प्रथम श्रेणी के समुद्री जानवर हो सकते हैं, जिन्हें रेन फेयर स्वयं बिना किसी समस्या के संभाल सकती है। उसने ली शिमिंग के साथ कुछ समय बिताया था, उसकी युद्ध क्षमताओं को देखा था और उसकी स्पिरिट टर्टल शील्ड की सुरक्षा के बारे में जानती थी। ली शिमिंग को इस समुद्री क्षेत्र में किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा वह ली शिमिंग को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कह रही थी। जैसे ही ली शिमिंग आएगा वह उसके साथ वापस लौटने में प्रसन्न होगी। उसने ब्लैक स्पैरो विंग का इस्तेमाल करके ली शिमिंग की गति की गणना की थी। अगर ब्लैक स्पैरो विंग की गति का पूरा इस्तेमाल किया जाए तो यहां तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे लगेंगे। वह ली शिमिंग के आने से पहले एक खतरनाक दृश्य तैयार करना चाहती थी। रेन फेयर ऐसी चीजों में माहिर था। किंगी द्वीप एक छोटा सा समुद्री द्वीप था जो नक्शे पर इसलिए दिखाई देता था क्योंकि यह समुद्री जानवरों के शिकार के कई ठिकानों में से एक था। हाल ही में स्वर्गीय सागर रेखा में समुद्री जीव कुछ हद तक सक्रिय हो गए थे। अधिकांश साधक पहले ही वहां रक्षा में भाग लेने जा चुके थे, इसलिए यहाँ कोई अन्य साधक मौजूद नहीं था। रेन फेयर ने एक एरे प्लेट निकाली और उस पर 4 स्पिरिट स्टोन स्थापित किए, जिससे एरे प्लेट सक्रिय हो गई। एक छोटी सी संरचना फैल गई जो उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे की सुरक्षा कर रही थी। फिर उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली जिसमें आत्मा को बुलाने वाला द्रव था, एक ऐसा मिश्रण जो समुद्री जानवरों को आकर्षित कर सकता था, जिसे उसने अपनी मां से चुराया था। उसने बोतल से आत्मा आह्वान द्रव की एक बूंद डाली और देखा कि वह सुगंधित धुंध में बदल गई। क्या ये थोड़ा कम है? उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। उसने बोतल से और अधिक आत्मा संबंध द्रव डाला, लेकिन इस बार वह पर्याप्त सावधान नहीं थी और एक ही बार में लगभग आधी बोतल उड़ेल दी। अचानक सुगंधित धुंध फैल गई जिसने पूरे किंगी द्वीप को घेर लिया। यह सुगंधित धुंध काफी अजीब थी, जो हवा के साथ नहीं बह रही थी बल्कि रेन फेयर के चारों ओर केंद्रित होकर फैल रही थी। जैसे ही आत्मा आह्वान द्रव की गंध समुद्र की सतह पर पहुंची, मछलियों के झुंड ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और किंगी द्वीप की ओर तैरने लगे। मछलियों के झुंड किंगी द्वीप के आसपास पहुंच गए और खतरे से बेखबर होकर किनारे की ओर छलांग लगा दी तथा गंध के स्रोत के करीब पहुंचने का प्रयास करने लगे, भले ही इसके लिए उन्हें पानी छोड़ना पड़े। समुद्री जानवर थोड़ी देर से आए लेकिन 5 एक साथ आ गए। बहुत ज्यादा। रेन फेयर ने मछलियों की उन्मत्तता और 5 समुद्री जानवरों को पास आते देख यह महसूस किया कि उसने शायद गलती कर दी है। 5 समुद्री जीवों को आकर्षित करने में केवल एक क्षण लगा और मछली की पागलपन को देखते हुए यह स्पष्ट था कि और भी समुद्री जीव आएंगे। वह चिंतित नहीं थी। क्यूई शोधन 7वें स्तर की साधिका के रूप में उसकी जादुई कलाकृतियों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। फॉर्मेशन की सुरक्षा के साथ उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जाओ मर जाओ। किंगी द्वीप पर रेन फेयर भारी संकट में पड़ गया। यद्यपि उसके पास अपने जीवन की रक्षा के साधन थे, लेकिन इस वातावरण में उनकी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किंगी द्वीप के आसपास का पूरा क्षेत्र समुद्री जानवरों से भरा हुआ था, जिनकी संख्या हजारों में थी, जिनमें बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय प्रथम चरण के समुद्री जानवर भी थे। भले ही रेन फेयर के पास समुद्री जानवरों को तुरंत मारने का साधन हो, फिर भी वह इस क्षेत्र में समुद्री जानवरों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती थी। जब तक किंगी द्वीप पर आत्मा आह्वान द्रव की गंध को हटाया नहीं जाता, तब तक समुद्री जानवरों का आना जारी रहेगा। रेन फेयर बहुत बदकिस्मत थी। उसकी अच्छी तरह से बनाई गई योजनाएं सामान्य परिस्थितियों में प्रभावी होती, लेकिन उसने ठीक वही क्षण चुना था जब स्वर्गीय सागर रेखा के साथ एक मध्यम आकार का समुद्री ज्वार आ रहा था। आधार स्थापना साधक और अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधक संरचनाओं पर निर्भर होकर ज्वार में द्वितीय श्रेणी के जानवरों को हटा सकते थे, लेकिन वे अधिक संख्या में प्रथम श्रेणी के समुद्री जानवरों के सामने शक्तिहीन थे। लेकिन प्रथम श्रेणी के समुद्री जानवरों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि द्वितीय श्रेणी के समुद्री जानवरों के बिना यदि प्रथम श्रेणी के समुद्री जानवर स्वर्गीय सागर रेखा का उल्लंघन भी कर देते तो वे उससे 1000 मील पीछे ही रुक जाते। पीछे का 1000 मील का समुद्री क्षेत्र क्यूई शोधन साधकों के लिए समुद्री जानवरों का शिकार करने का स्थान बन जाएगा, जिससे न केवल क्यूई शोधन साधकों की युद्ध शक्ति प्रशिक्षित होगी, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी। स्वर्गीय सागर रेखा से गुजरते हुए सामने की ओर समुद्री जानवरों की लहरें द्वितीय श्रेणी के समुद्री जानवरों की उपस्थिति के बिना शीघ्र ही शांत हो जाएंगी। लेकिन इस खास पल की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? रेन फेयर ने आत्मा को बुलाने वाला द्रव निकाला और तुरंत ही सभी प्रथम श्रेणी के समुद्री जानवरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रेन फेयर के हाथों से एक बोतल उड़कर जमीन पर बिखर गई, जिससे बड़ी संख्या में समुद्री जानवर जहर से मर गए। हालांकि ऐसा हमला अंतहीन समुद्री जानवरों के खिलाफ व्यवहारिक रूप से महत्वहीन था। वह अब अपनी जादुई कलाकृति को चलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति कम होती जा रही थी। यह संरचना प्रभावी साबित हो रही थी, लेकिन इतने सारे समुद्री जानवरों के हमले के कारण यह एक अनिश्चित स्थिति में भी थी। आखिरकार यह एक क्यूई शोधन क्षेत्र संरचना थी जो साधारण आत्मा पत्थरों का उपयोग कर रही थी, जो अत्यंत तीव्र गति से समाप्त हो रहे थे। यहाँ तक कि आकाश में भी अनेक उड़ने वाले आत्मा जानवर मंडराते रहते थे तथा कभी कभी संरचना पर हमला करने के लिए नीचे गोता लगाते थे। यदि संरचना भंग हो जाती तो रेन फेयर को डर था कि वह एक क्षण में ही समुद्री जानवरों की भीड़ द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। क्या मुझे इसका उपयोग करना चाहिए? रेन फेयर ने अपने आप से पूछा, थोड़ा भयभीत, क्योंकि उसके हाथ में एक आपातकालीन ताबीज था। इस ताबीज का उपयोग करने से क्षेत्र के सभी जुवानमिन संप्रदाय और आकाश सागर संप्रदाय के साधकों को संकेत मिलेगा, लेकिन वह इसका उपयोग करने में अनिच्छुक थी। आपातकालीन ताबीज बहुत विशेष था और इसका उपयोग करने के बाद क्या अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन था।
यदि जुवानमिंग संप्रदाय के साधक और आकाश सागर संप्रदाय के साधक सभी एक साथ आ गए तो एक महान युद्ध से बचना मुश्किल होगा। दोनों संप्रदायों के प्रत्येक साधक उच्च स्तर के रिश्तों से अवगत नहीं थे, मध्यम और निम्न स्तर के साधक अभी भी प्राणघातक शत्रु थे। इसका मुख्य कारण ये था कि यह क्षेत्र कुछ हद तक अव्यवस्थित था, जिसे आकाश सागर संप्रदाय और जुवानमिंग संप्रदाय दोनों द्वारा शिकार के युद्ध क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। ये स्थान न केवल समुद्री जानवरों के शिकार के लिए था, बल्कि शिकार करने वाले साधकों के लिए भी था। रेनफेयर ने आपातकालीन ताबीज को हाथ में पकड़ रखा था। किंगी द्वीप पर कई समुद्री जानवरों की लाशों से घिरी हुई। समुद्री जानवरों को अपनी प्रजाति की लाशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे पागलों की तरह किंगी द्वीप की ओर दौड़ रहे थे। समुद्री जानवर आत्मा आह्वान द्रव से प्रभावित थे, जिसने उनके मन को प्रभावित किया, अन्यथा अपनी प्रजाति के शवों को खाना समुद्री जानवरों के बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन किंगी द्वीप पर आत्मा आह्वान द्रव की सुगंध ने इन समुद्री जानवरों को अपना दिमाग खो दिया था। उनका एकमात्र विचार सुगंध को अवशोषित करना था। आत्मा आह्वान द्रव जिसे रेनफेयर ने चुपके से निकाल लिया था, जो उसकी मां का था, स्वाभाविक रूप से कोई सामान्य आत्मा आह्वान द्रव नहीं था, न ही वह साधारण समुद्री जानवरों को आकर्षित करने के लिए था। वह एक आत्मा आह्वान द्रव था जिसे एक गोल्डन कोर साधक द्वारा तैयार किया गया था, जो स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के समुद्री जानवरों के प्रति घातक आकर्षण रखता था। 6 अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधकों के एक समूह ने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए ताबीज का उपयोग किया और किंगी द्वीप से कई मील की दूरी से निगरानी की। एक साधक ने धीमी आवाज में पूछा, उस साधक ने कितनी बार शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रयोग किया है? काले वस्त्रों में लिपटे इस समुद्री क्षेत्र के 6 अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधक किसी भी संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं करते थे। वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। संभवतः उनका अगला शिकार उनके अपने संप्रदाय के साधक होंगे। कोई भी अपरिचित साधक उनका लक्ष्य बन सकता है। इस समुद्री क्षेत्र में ऐसे साधकों की टोलियां अधिक नहीं थी। इनमें ऐसे साधक शामिल थे जो संसाधनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। स्पष्टतः रेनफेयर बहुत ही दुर्भाग्यशाली था कि उसे साधकों की ऐसी टीम का सामना करना पड़ा। 26 बार, दूसरे किसान ने उत्तर दिया। वे अनुभवी शिकारियों की तरह थे जो शिकार के शक्तिहीन होकर गिर जाने का इंतजार कर रहे थे। किंगी द्वीप पर समुद्री जानवर बहुत अधिक संख्या में थे जो जोखिम के लायक नहीं थे, लेकिन रेनफेयर द्वारा छोड़े गए अंतहीन आध्यात्मिक वस्तुओं ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु बना दिया था। इस क्षेत्र में प्रकट होने वाले ऐसे धनी साधक के लिए यदि वे उसे सफलतापूर्वक मार देते तो उनकी संपत्ति रातों रात आसमान छू जाती, उन्हें खेती के संसाधनों की अपार मात्रा प्राप्त हो जाती और शायद उनका भाग्य भी बदल जाता। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम इस किसान को ऐसे ही चलने देंगे, भले ही हम उसे मार डालें, हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। टीम लीडर ने अपनी आंखों में एक भयंकर भाव के साथ निर्णय लिया। उसे रेनफेयर पर दया आ गई। इतनी सारी शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तुएं, शक्तिशाली ताबीज, आत्मा विनाशकारी जादुई कलाकृतियां, विभिन्न दुर्लभ जहर और यहाँ तक की कठपुतलियां, जिनमें से प्रत्येक एक ही श्रेणी के साधक का सफाया करने में सक्षम थी। लेकिन रेनफेयर उन सभी को बेरहम समुद्री जानवरों पर फेंक रहा था, जिससे काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। करो, इस पर सब कुछ दांव पर लगा दो। हम एक नींव स्थापना गोली खरीद सकते हैं, एक साधक ने अपनी मुठ्ठियां जोर से भींचते हुए कहा। उनके शब्दों ने अन्य साधकों को उत्साहित कर दिया, क्योंकि फाउंडेशन स्थापना गोली ही उनका अंतिम प्रयास और लक्ष्य था। एक बार गोली निगल लेने के बाद सफलता व्यक्ति की स्थिति को बहुत ऊंचा उठा देती, उसे एक फाउंडेशन स्थापना साधक बना देती। उन्होंने असफलता की संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि वे असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बड़े भाई, आप अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अब और नहीं रुक सकती। शायद आपको नहीं आना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। रेनफेयर ने अपने शरीर में कमजोर आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए इस बार अपने जल्दबाजी भरे फैसले पर पछतावा किया। उसे उम्मीद थी कि ली शिमिंग जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं उसे कोई खतरा न हो। इन परस्पर विरोधी विचारों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय एक ओर से कई ताबीज उड़कर समुद्री जानवरों के झुंड के बीच गिर पड़े। यद्यपि ये ताबीज उच्च श्रेणी के नहीं थे, फिर भी इनसे भारी मात्रा में कोहरा उत्पन्न होता था, जिससे समुद्री जानवरों की दृष्टि अस्पष्ट हो जाती थी। समुद्री जीव जो पहले से ही उलझन में थे, अचानक कोहरे के कारण कुछ अस्तव्यस्त हो गए। क्या बड़े भाई आ गए हैं? रेनफेयर उठ खड़ी हुई और खुशी से फॉर्मेशन के बाहर देखने लगी। उसने 6 साधकों का एक छोटा दल आते देखा। जब उसने 6 साधकों के चेहरों पर लगे मुखौटे और बिना चिन्ह वाले वस्त्र देखे तो उसके दिल में एक झटका सा लगा। उसने समुद्र के इस क्षेत्र के बारे में अफवाहें सुनी थी, जहां कुछ किसान संसाधन प्राप्त करने के लिए साथी किसानों का शिकार करते थे। उसने अपने दांत पीसकर एक ताबीज निकाला तथा किसी भी क्षण अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति से उसे सक्रिय करने के लिए तैयार थी। अगर उसे समुद्री जानवरों के मुंह से मरना भी पड़े तो भी वह इन साधकों के हाथों में नहीं पड़ सकती थी। बेशक वह मरना नहीं चाहती थी। ताबीज इस्तेमाल करने के बाद वह एक संकटमोचन ताबीज का जादू कर देती थी। ली शिमिंग की जेड फ्लाइंग बोट पूरी गति से उड़ रही थी और अधिक गति प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी फ्लाइंग बोट में प्रवाहित कर दिया ताकि उसकी गति बढ़ जाए। जेड फ्लाइंग बोट एक स्कैनिंग एरे से सुसज्जित थी जो आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव की उपस्थिति का पहले ही पता लगा सकती थी। इससे यात्रा विशेष रूप से सुविधाजनक हो गई तथा बाहर निकलते समय अतीत की भांति अपने आसपास के वातावरण पर लगातार नजर रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई।
शायद ये पवित्र बर्फ संप्रदाय की प्रतिष्ठा के कारण था, या शायद इसलिए कि जेड फ्लाइंग बोट काफी तेज थी, लेकिन संप्रदाय के क्षेत्र से 1000 मील दूर जाने के बाद उन्हें साधकों के कई समूहों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कोई कठिनाई नहीं पैदा की। स्वर्गीय सागर मार्ग से 1000 मील अंदर पहुंचने के बाद ली शिमिंग ने एक दूरबीन निकाली, जिसका उन्होंने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। शुरुआती संस्करण के विपरीत इस दूरबीन में छवि संवर्धन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, और यह उनकी नवीनतम रचना ड्रैगन हॉट 2 चिप से सुसज्जित थी। ड्रैगन हॉट 2 चिप 90 नैनोमीटर तक पहुंच गई थी। यह वेपर तकनीक को स्थिर करने के बाद नैनोस्केल चिप निर्माण के उनके प्रयास का एक सफल परिणाम था। फिलहाल चिप निर्माण में उनकी क्षमता की यही सीमा थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास छोटी नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों के लिए तकनीक की कमी थी, बल्कि कुछ तकनीकों को लागू करना मुश्किल था और वे अभी भी उस पर शोध कर रहे थे। फ्लाइंग बोट के डेक पर खड़े होकर खुले समुद्र के दृश्य को देखने में किसी भी प्रकार की बाधा न होने के कारण दूरबीन ने अपना उद्देश्य पूरी तरह से पूरा किया। वह किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेता था और पहले से ही प्रतिक्रिया कर लेता था, जिससे जेड फ्लाइंग बोट अपनी गति बनाए रख पाती थी। जब वह किंगी द्वीप से कुछ दूरी पर था तो उसने आध्यात्मिक शक्ति की लहरों और एक हिंसक आभा को महसूस किया। ये किंगी द्वीप है, ली शिमिंग ने दूर की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उससे पहले भी कई आशंकाएं थीं, लेकिन किंगी द्वीप के पास पहुंचने पर ही उसे एहसास हुआ कि रेनफेयर सचमुच खतरे में हो सकती है। अचानक एक स्वर्ग भेदी आभा उठी और एक आध्यात्मिक शक्ति तलवार किंगी द्वीप की दिशा में गिर गई। ली शिमिंग का दिल दहल गया और उन्होंने जेड फ्लाइंग बोट में आध्यात्मिक शक्ति डाल दी, क्योंकि वह किंगी द्वीप की ओर उड़ रही थी। किंगी द्वीप के आसपास पहुंचने पर उसने समुद्री जानवरों का एक अंतहीन झुंड देखा, लेकिन वह रेनफेयर को नहीं ढूंढ सका। फिए, वह जोर से चिल्लाया। उसके बगल में 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक तांबे का शव दिखाई दिया, जिसके प्रत्येक हाथ में एक मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार गैटलिंग था। जेड फ्लाइंग बोट ने समुद्री जानवरों के बीच निडरता से हमला किया। सभी 6 मिड ग्रेड मैजिक वेपन गैटलिंग ने बर्फीले क्रिस्टल गोलियां दागी। प्रथम श्रेणी का समुद्री जानवर, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बर्फीले क्रिस्टल गोलियों की इतनी घनी बौछार के नीचे जेड फ्लाइंग बोट के पास नहीं पहुंच सकता था। अधिकांश समुद्री जानवर मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग के हमले का सामना नहीं कर सके और ढेरों में गिर पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेहूं की कटाई की जा रही हो। आसमान में, समुद्र की सतह पर और द्वीप पर कोई भी समुद्री जानवर जो जेड फ्लाइंग बोट के रास्ते को अवरुद्ध करता था, वह ली शिमिंग का दुश्मन था और तांबे की लाश के लिए एक लक्ष्य था। ली शिमिंग ने चिल्लाना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यर्थ था। उसने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार उसने फिए नहीं पुकारा, बल्कि उसने बुद्ध का प्रकाश प्रकट होता है का जाप करना शुरू कर दिया। यद्यपि शैतान ध्वनि कमल द्वारा उत्सर्जित बुद्ध का प्रकाश प्रकट होता है, उच्च स्तरीय प्रथम चरण के समुद्री जानवर को नहीं मार सकता था, फिर भी यह मजबूत समुद्री जानवरों को प्रभावित कर सकता था। जेड रंग की उड़ान वाली नाव किंगी द्वीप के ऊपर से उड़ी। उसके आध्यात्मिक विचार द्वीप पर छा गए और उसने एक आध्यात्मिक शक्ति कवच में लिपटी एक छोटी सी आकृति देखी। उसका हृदय खुशी से उछल पड़ा और जेड की उड़ने वाली नाव नीचे उतरने लगी। 6 मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग हर 10 सेकंड में 60 स्पिरिट पत्थरों की कीमत पर पागलपन की हद तक घातक बर्फ क्रिस्टल गोलियां दागते थे। उसके आध्यात्मिक विचार फिर एक ओर चले गए, जहां उसने देखा कि एक साधक उसे भयभीत दृष्टि से देख रहा है। उसके बगल में 5 साधकों के अवशेष पड़े हैं। उनकी लाशें इतनी बुरी तरह बिखर चुकी हैं कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी विशाल चीज से काटा गया है। ली शिमिंग को तुरंत पिछली ऊंची तलवार की रोशनी का ख्याल आया। उसके आध्यात्मिक विचार ने रेनफेयर के हाथ में ताबीज का पता लगा लिया। धिक्कार है, वे फेयर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह समझ गया कि क्या हुआ था। रेनफेयर ने इन साधकों की वजह से ही ताबीज का इस्तेमाल किया था। तांबे की लाश पर रखे एक मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग ने अपनी नली घुमाई और संघर्षरत कल्टीवेटर पर निशाना साधा। बर्फ के क्रिस्टल की गोलियों की बौछार से कल्टीवेटर की सुरक्षा पल भर में टूट गई और फिर कल्टीवेटर एक छत्ते में बदल गया। ली शिमिंग रेनफेयर के पास पहुंचे। वो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके चारों ओर की ढाल ने उन्हें करीब आने से रोक दिया। फिए 6 मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग द्वारा उत्पन्न शोर के बीच वह रेनफेयर का नाम पुकारता रहा, उम्मीद करता रहा कि वह उसे सुन सकेगी। रेनफेयर जाग गई। उसने अपनी मां को कमाका था। जब उसने ताबीज का उपयोग किया तो एक साधक ने उस पर घातक हमला कर दिया और उसकी संरचना भी टूट गई। जब वह जीवन और मृत्यु के कगार पर थी, एक सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति ने उसे ढाल दिया। एक अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधक का घातक हमला भी ढाल को हिला नहीं सका। यह उसकी मां द्वारा उसके अंदर छोड़ी गई सुरक्षा थी, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सक्रिय हो गई। बड़े भाई, क्या आप भी मर गए? मरने के बाद आपको देख पाने की मुझे बहुत खुशी है। हालांकि रेनफेयर जाग रही थी, फिर भी वह स्तब्ध थी और ली शिमिंग को अपने पास ही खड़ा देखकर उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ली शिमिंग ने इस समय रेनफेयर को हंसी और बेबसी के मिश्रण के साथ देखा। वह नाराज और नर्म दिल दोनों महसूस कर रहा था। तुम अभी भी जीवित हो, लेकिन तुमने इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा कर दिया? उसने चिढ़कर कहा। हाँ, यहाँ परेशानी वास्तव में बहुत बड़ी थी। क्यूई शोधन क्षेत्र की क्षमताओं से कहीं अधिक थी। यदि उसने तांबे के शव को संशोधित नहीं किया होता और उसमें मारक क्षमता नहीं जुड़ी होती, तो वह रेनफेयर को बचाने में सक्षम नहीं हो पाता, भले ही वह वहां पहुंच गया होता।
ये वास्तव में है बड़े भाई, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने आएंगे। रेन फेयर पूरी तरह से जाग गई, उछल पड़ी और उत्साह से चिल्लाते हुए ली शिमिंग की ओर कूद पड़ी। जैसे ही वह उठी और पुनः चलने लगी, उसके शरीर से सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति गायब हो गई। ली शिमिंग ने चकमा नहीं दिया, वह क्षेत्र समुद्री जानवरों से घिरा हुआ था, सुरक्षा बनाए रखने के लिए केवल तांबे के शव की मारक क्षमता पर निर्भर था, और फेयर ने तुरंत खुद को उस पर फेंक दिया। उसका शरीर अकड़ गया, यद्यपि वह और येन शिलान कुछ करीब थे, पर उन्होंने केवल हाथ ही पकड़े थे। यद्यपि रेन फेयर उससे छोटी थी, लेकिन वह उससे केवल 1 वर्ष छोटी थी, तथा उसकी उम्र भी लगभग समान ही थी। ठीक है, जल्दी से नीचे उतरो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ली शिमिंग ने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, और कठोरता से कहा। रेन फेयर को भी एहसास हुआ कि उसकी हरकत थोड़ी हद से ज्यादा थी। ली शिमिंग से नीचे कूदते समय उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूमने लगी। ये तांबे की लाश कैसी अलग है। 3 सिर, 6 भुजाएं, युद्ध में कोई मृत कौन नहीं, और ये जादुई कलाकृतियां कितना प्रभावशाली, बड़ा भाई कितना चतुर है। उसने तांबे की लाश और मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग को देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भर गईं। रेन फेयर द्वारा ताबीज का उपयोग करने के बाद द्वीप पर आत्मा आह्वान द्रव की सुगंध पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब 6 मध्यम श्रेणी के जादुई हथियार गैटलिंग के वध के तहत ऊपर उठने वाले समुद्री जानवरों की संख्या पहले से ही नीचे गिरे हुए जानवरों की तुलना में कम थी, और आसपास के क्षेत्र में समुद्री जानवरों की संख्या तेजी से कम हो गई। आगे जानने के लिए सुनते रहिए द कल्टिवा कलेक्टिव के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ आयुष गोयल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।